तो आप सभी को नमस्कार। और आज के नमस्कार गुरुवार के सर। सत्र में आप लोग सर का नमस्कार जो इंतजार रहते जी। हैं और आज नमस्कार सर। इंतजार करते करते काफी टाइम हो गए हैं, उसके लिए खेद है। और आप लोग के मन में जो भी डायग्नोज से रिलेटेड जो प्रश्न रहते हैं, उसके बहुत आज का ऐसा सत्र है। और ये जो सत्र है, ओंकार जी ने खुद डिसाइड किए हैं कुछ ऐसा टॉपिक लाया जाए कि ज़्यादातर जो न्यूरोथेरेपिस्ट को अभी भी उस डायग्नोज की लाइन से भी जो प्रॉपर वे नहीं मिल पा रहे हैं, उसको पूरा किया जाए। तो आप सबको मालूम है कि डायग्नोज जो होता है, निदान प्रक्रिया जो होते हैं, कई अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग लोगों के द्वारा किया जाता है। मगर न्यूरोथेरेपी में जो निदान प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल है। गुरुजी ने हमको एक ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट के रूप में, जो डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर डायग्नोज करके बहुत सारे क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। गुरुजी शुरू से लेकर अब तक, जब तक गुरुजी थे तब तक हर एक मरीजों का डायग्नोस्टिक पॉइंट किए बगैर नहीं रह पाते थे। यानी कि पहला जो उनका सिद्धांत था, न्यूरोथेरेपी में कोई भी पेशेंट है, चाहे कोई भी बीमारी की हो, उनका सबसे पहला जो नियम रहता था डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, हर एक डायग्नोस्टिक पॉइंट का फ्रीक्वेंसी नोट करना कि कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट में कितने नंबर का दर्द है। ठीक है। और फिर उस दर्द के फ्रीक्वेंसी के आधार पर गुरुजी ट्रीटमेंट सेट करते थे। और ट्रीटमेंट सेट करने के साथ साथ जब ट्रीटमेंट देते थे रोगियों को, तो ट्रीटमेंट देने के बाद भी गुरुजी डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करते थे। अगर आप सभी लोग ये नियम फॉलो करते होंगे तो निश्चित रूप से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते होंगे डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर। बीमारी कोई भी हो, मगर पहला पैथोलैब हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट ही है, ट्रीटमेंट देने के पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद। ठीक है, ये नियम हमको फॉलो करना है। फिर भी डायग्नोज करते समय हमको बहुत सारे सवाल जवाब मरीजों से करना पड़ता है, और जो सवाल जवाब हम लोग मरीजों से करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। मरीजों का केस हिस्ट्री, मरीज जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे हम लोग नोट डाउन करते हैं। आधा अधूरा नोट डाउन करने के बजाय आप पूरा टॉपिक नोट करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मरीज ने जैसे जैसे कहा है वैसे नोट डाउन करने का प्रयास करिए। ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग नोट डाउन करेंगे, आप सभी नोट डाउन करते हैं, तो इसमें आपको उस बीमारी का कारण आपको समझ में आना, है ना, शुरू हो जाएगा। कई बार हम लोग मरीज को सुनते नहीं हैं और हम लोग बोलते हैं चेहरा देख करके आपको तो मैंने पढ़ लिया, डायग्नोस्टिक पॉइंट पर चेक करके हमने आपका प्रॉब्लम समझ गया। तो ये बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो हमको अतिशयोक्ति में भी नहीं दौड़ना है, और कछुए की चाल में भी नहीं दौड़ना, खरगोश की चाल में भी नहीं दौड़ना है। जो प्रक्रियाएं हम लोग का है न्यूरोथेरेपी डायग्नोसिस के लिए, उस प्रक्रियाओं को फॉलो करना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि न्यूरोथेरेपी में मरीजों को जब डायग्नोज करते हैं, तो मरीजों से रिलेटेड कई सारे सवाल जवाब है ना। तो सबसे पहले हम मरीजों का व्यक्तिगत जानकारी पूछते हैं। व्यक्तिगत जानकारी में क्या पूछते हैं? मरीज का नाम, उनका पता, है ना, ये सब हम लोग बायोडाटा लेते हैं। और बायोडाटा लेने के बाद एक हम लोग कंसल्ट लेटर भरवाते हैं, सहमति पत्र। और सहमति पत्र का मतलब होता है कि मरीज जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने आए हैं, वो अपने जिम्मेदारी पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस प्रकार से वो लोग सहमति देते हैं, फिर हम लोग अपना ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है। तो ये जो सहमति पत्र आप सभी को लेना अनिवार्य है, और इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, मरीज को कुछ और प्रॉब्लम था और आपको फंसाने के दृष्टिकोण से उन्होंने आपको कुछ और बता दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जब ट्रीटमेंट दे रहे हो तो मरीजों को हीलिंग क्राइसिस होता है। हीलिंग क्राइसिस का मतलब उपचार प्रतिक्रियाएं। अगर उपचार प्रतिक्रिया होता है तो कई बार होता है कि ट्रीटमेंट देने के बाद उस पेशेंट को उल्टी हो गया, खांसी हो गया, इचिंग हो गया, या शरीर में कहीं पर सूजन आ गया, है ना। तो ये सब हीलिंग क्राइसिस, या बुखार आ गया, या किसी को लूज मोशन आ जाता है, तो ये ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद किसी भी मरीज को हो सकता है। या अगर किसी का ब्लड शुगर डाउन है, आपने ट्रीटमेंट दिया, तो हो सकता है कि ब्लड शुगर एकदम से डाउन चला जाए और वो व्यक्ति को चक्कर आ जाए। तो ये सब हीलिंग प्रक्रियाएं के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग हीलिंग क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो इसलिए उस रोगी से आपको कंसल्ट लेटर लिखवा लेना है। ठीक है। और कंसल्ट लेटर लिखवाने के बाद इसे
आप सिग्नेचर बिल्कुल करा लीजिए, बगैर सिग्नेचर कराए आप ट्रीटमेंट देने से बचिए। ये आपका पहला हथियार है अपने आप को बचाने का और रोगी को अपने आप ट्रीटमेंट लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, ठीक है? तो ये आप कंसेंट लेटर या जिम्मेदारी जो है उनसे पेशेंट का ही हो ऐसा आप लोग सिग्नेचर करा लें। इसके बाद जब हम लोग मरीजों का डायग्नोज करते हैं तो मरीजों का व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें उनका नाम, पता, उम्र, सेक्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट जो प्रक्रियाएँ हैं, है ना? वो मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सब हम लोग जानकारी उनके बायोडाटा के रूप में भरते हैं और इसके बाद आते हैं बीमारी से रिलेटेड केस हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल-जवाब। अब पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, तो कोई भी बीमारी हो तो हम उनसे कुछ न कुछ सामान्य हम लोग प्रश्न पूछते ही हैं। बीमारी कब से है? ठीक है? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है? तो पेशेंट जैसे-जैसे हम लोग सवाल पूछेंगे पेशेंट अपना आंसर बताते हैं। और ये जो आंसर जो होता है पेशेंट का रटा-रटाया नहीं रहता, वो अपना वास्तविक स्थिति को ही बताएगा कि पेशेंट को जो तकलीफ है वो पेशेंट अपने आप ही बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इतने साल से प्रॉब्लम है, मैं ऐसे-ऐसे किया तो ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। तो कुछ कारण बताने का प्रयास करेगा। फिर भी कई पेशेंट ऐसा आता है कि अपना जो प्रॉब्लम के बारे में मालूम नहीं रहता वो अपने आप आ गया। जब मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट में पता चलता है कि ये केमिकल बढ़ा है, एमआरआई कराया है, एक्स-रे कराया है तो उसमें फिर इमेजिंग जो फ़िल्म है उनके माध्यम से बीमारी का पता चलता है। तो ऐसे कई सारे कंडीशन में रोगियों को हम लोग बीमारी के कारण का पता लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तो रोगी की बीमारी से संबंधित जो-जो सवाल है, आप बहुत सारे सवाल करते होंगे, फिर भी कई ऐसे सारे नए लोग हैं जो जो बीमारी है ना, ये बीमारी है तो उनको ये ट्रीटमेंट दे दो, वो बीमारी है तो ये ट्रीटमेंट दे दो, ये बीमारी है तो वो ट्रीटमेंट दे दो। यानी कि अभी भी उनको पका-पकाया जो फ़ॉर्मूला है वो खाने का प्रयास करते हैं। और आपको मालूम है कि कोई भी बीमारी आता है ना, तो कोई एक कारण से ही बीमारी नहीं होता है। एक बीमारी होने के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। तो उस कारण को आपको समझना है। तो वो कारण कब समझ में आएगा? जब आप उस पेशेंट से केस हिस्ट्री लेंगे। उनसे जितना ज़्यादा सवाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उस मरीजों के बारे में समझ पाएँगे, उनकी बीमारी के बारे में समझ पाएँगे या उनकी बीमारी के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। तो व्यक्तिगत जानकारी के बाद आप रोगी से उनके जो सारी फिजिकल जो डायग्नोज है, उनके बारे में देखेंगे, उनके फिजिकल डायग्नोज के बारे में क्या-क्या आते हैं। उनके आँख है, नाखून है, जीभ है, स्किन के कलर है, ये सब फिजिकल डायग्नोज के अंतर्गत आते हैं और डायग्नोस्टिक पॉइंट पे पूरा चेक करना है फिजिकल डायग्नोसिस के अंतर्गत। तो ये सब प्रक्रियाएँ से आपको गुज़रना पड़ेगा और इनके अलावा जब पेशेंट का क्या लिखा है? चलो ठीक है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका पूरा हम लोग क्या है केस हिस्ट्री लेने का प्रयास करते हैं और ये केस हिस्ट्री किस प्रकार से हो सकते हैं कि उस पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम वो जो प्रॉब्लम है मरीज का तो उनमें फैमिली बैकग्राउंड में तो वो प्रॉब्लम है कि नहीं ये भी पूछना है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना है। वो कभी गिरे थे कि नहीं गिरे थे या चोट लगा था, एक्सीडेंट है, सर्जरी है उनके बारे में पूछना है ना? इनके अलावा उनके मोशन के बारे में पूछना है, मोशन कैसा है? अनडाइजेस्टेड फूड है कि कॉन्स्टिपेटेड है कि मोशन लूज़ है, ये सब सवाल-जवाब के बारे में पूछना है। इनके बाद रेडिएशन के बारे में पूछना है, उनके काम के बारे में पूछना है, वो कौन से काम करता है। तो ये सब हम लोग मरीजों से पूछते जाएँगे, तो उनसे रिलेटेड हमको जवाब मरीज के द्वारा मिलता जाएगा, ठीक है? इनके अलावा मरीज से भी कई सारे और सवाल हैं और वो सवाल उनके खान-पान से रिलेटेड हो सकते हैं, रहन-सहन से रिलेटेड हो सकते हैं। ये सब सवालों का जवाब वो मरीज़ आपको देंगे। इनके अलावा एसिड एल्कली से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे, मेटाबॉलिक कंडीशन के बारे में पूछेंगे, ठीक है? इनके अलावा उनके जीन्स के जेनेटिक प्रॉब्लम या हेरिडिटरी प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे। इनके बाद उस रोगी से हम लोग जब डायग्नोस्टिक पॉइंट या फिजिकल जो एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो उनके अंतर्गत जो नेवल डिस्प्लेसमेंट है, उसके बारे में पता करते हैं। इनके अलावा कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में मेडिकल रिपोर्ट है, उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है? तो जो-जो हम लोग सवाल पूछते हैं, मरीज़ अपना सवाल का आंसर हमको बताते हैं। फिर भी बीमारी आने के कुछ ही कारण हैं, तो उस बीमारी के कारण को हम लोग जैसे पकड़ते हैं, तो उससे रिलेटेड बीमारी का ट्रीटमेंट बनाना आसान हो जाते हैं।
और बीमारी का ट्रीटमेंट बनाने के बाद उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो रोगियों के ब्लड टेस्ट के बारे में, रोगियों के मेडिकल टेस्ट के बारे में, रोगियों के ये सब जानकारी आपको लेना है। और जो भी जानकारी मरीजों से मिल रहे हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। मेडिकल हिस्ट्री के अंतर्गत इनसे पूछ रहे हैं अस्थमा के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, हार्ट के बारे में, है ना। और इनके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स है। इनके अलावा जो भी जो भी आपको लगता है कि पेशेंट से हमको पूछना चाहिए वो आप अपने पास सवाल रखना और मरीजों से पूछना। बहुत सारे सवाल आते हैं बीमारी के लक्षण के बारे में, बीमारी के कारणों से संबंधित सवाल, ये जो जानकारी है आपको होना चाहिए। और ये सवाल आप तभी पूछ पाएंगे जब आप उस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सिम्टम के बारे में नॉलेज रखते हो। ठीक है, तो बीमारी कोई भी हो, बीमारी के लिए कुछ सामान्य डायग्नोस प्रोसेस है, वो हर एक किसी को जानना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो बीमारी से संबंधित में आहार विहार, है ना, वो सब जानकारी रखना चाहिए। इनके अलावा आहार विहार के बाद है उनके कौन से मेडिसिन खा रहे हैं, अगर बीमारी है तो उस मेडिसिन के बारे में जानकारी रखना चाहिए, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथी हो, या विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सा पद्धति अपना रहे हैं उन चिकित्सा पद्धति के बारे में उनसे सवाल जवाब कुछ पूछना चाहिए। ठीक है, और इनके अलावा जो मरीज है, मरीज के जो व्यवहार है, व्यवहार के बारे में पूछना चाहिए, है ना। तो व्यवहार ज्यादा क्रोधित है कि एकदम शांत रहता है, तो इन सब मायनों में उनसे कुछ न कुछ हमको परिणाम निकल करके सामने आता है। ठीक है, इनके अलावा मरीज जो है हमसे भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल का जवाब आपको भी तैयार रखना पड़ेगा। कई ऐसे मरीज आते हैं जो पूरा मार्केट को छान मारते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा करके थक चुके रहते हैं, और आखिर में वो हमारे पास आते हैं। तो मरीज जब हमारे पास आते हैं तो कितने पैसा बर्बाद करके लुटा करके आते हैं, तो उनके मन में भी अपेक्षा रहता है कि मैं भी कुछ सवाल आप लोगों से करूं, है ना। तो ये सवाल का जवाब भी आप उनको शालीनता से दें, कभी भी क्रोध हो करके उनको जवाब नहीं देना है, एकदम पोलाइट होकर के बातें करना है। ये समझना कि वो आपके परिवार के मेंबर हुए और आप उनको समझा रहे हो, उस दृष्टिकोण से आपको उनसे बातें करना है। ठीक है, जब कोई पेशेंट आते हैं तो उनको आराम से बैठाइए, शालीनता से बैठाइए, उनका अभिवादन भी करना पड़े तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभिवादन आप कर लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके व्यवहार कुशलता में निखार आने का एक कारण कारण बनेगा। एक आध पेशेंट जब आते हैं तो आप उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आए हो, ये आप पूछते हो, क्या काम करते हो, तो पेशेंट आपको उनका आंसर बताते जाते हैं। इनके अलावा पेशेंट के बारे में जब आप पेशेंट कार्ड में लिखते हैं उसकी बीमारी के बारे में, तो पूरा डिटेल में लिखना। जो बीमारी है शॉर्टकट में लिखने का प्रयास मत करना, बीमारी का नाम, वो कब से है ना, ड्यूरेशन, वो सब लिखना। ठीक है, इनके अलावा बीमारी के बारे में पूछना हो, वो बचपन से है कि किसी कारण से हो गया है, मार लगने के कारण हो गया है, या जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, या कोई दवाई खाने के कारण हो गया है, उन सब कारणों को ध्यान में रखना। जो भी काम करते हैं उसमें खान पान टाइम बे टाइम हो जाते हैं, ये सब फैक्टर निर्भर करता है, एसिड एल्कली का फैक्टर निर्भर करता है, उस सब बातें को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो भी आप मरीज का केस हिस्ट्री लिख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट के बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री टेकिंग के नाम से जानते हैं। और अगर पेशेंट आपके सवालों का जवाब अगर जल्दी जल्दी दे रहे हैं तो आप पेशेंट को बोलना कि आप थोड़ा आराम से बताइए। ठीक है, और पेशेंट से आप जितना आराम से पूछेंगे उतना ही आप अच्छे से उनके बारे में हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हो। हड़बड़ी में कई सारी चीजें छूट जाते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार के हड़बड़ी नहीं करना है, भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, आप 2 मिनट उस पेशेंट के एक्स्ट्रा ले लीजिए, और जितना ज्यादा आप पेशेंट को देंगे तो पेशेंट और आपके प्रति जो विश्वास है ना, पेशेंट के विश्वास आपके प्रति और बढ़ जाएगा। तो आप जितना ज्यादा मरीजों का विश्वास जीतेंगे उतना ही पेशेंट आपके करीब रहेंगे। जो पेशेंट एक मेक में ना आने वाले थे और आपके व्यवहार कुशल की वजह से आपका व्यवहार अगर सही नहीं रहेगा तो वो पेशेंट दूसरे दिन आना बंद कर देगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान के साथ रखते हुए, उनको व्यवहार कुशलता को निभाते हुए, अपना समझ करके उनको बड़े ध्यान से उनके हर एक सवाल को उनके हर एक जवाब को सुनना, बड़े आराम से सुनना,
लिखते जाना, हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर लेना और इनके हर एक जानकारी को नोट डाउन करना। उनको भूख कैसे लगता है, नींद कैसे आता है, यूरिन कैसा है, पेशाब कैसा है ना, ये सब प्रोसेस को आप लिखना, एक भी चीज नहीं छोड़ना। चलते समय श्वास फूलता है क्या, है ना, ये सब लिखना। पल्स रेट का कंडीशन क्या है, बीपी का कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सब प्रोसेस को आप लिखना। ठीक है, और जब ये लिखते जाएंगे तो उसी से रिलेटेड फिर आपको मिलेगा तैयारी। और इसके बाद पेशेंट से पूछना कि आप कौन कौन से डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला, है ना, ये सब आप उनसे जानकारी पूछना। डॉक्टर ने कौन से टेस्ट लेने के लिए बोले हैं, और इनके अलावा उस टेस्ट का रिपोर्ट आप साथ में लाए हो कि नहीं, ये सब आप उस पेशेंट से पूछना। ठीक है, अगर पेशेंट अपने साथ रिपोर्ट लेकर के आया है तो उस रिपोर्ट में जो भी लिखा है, जो जो केमिकल कम है या जो केमिकल ज्यादा है, उनको आप अपने पेशेंट कार्ड में हिस्ट्री टेकिंग लेते समय लिख लेना है। अगर आप ये लिख करके रखेंगे तो आपको फिर हमेशा के लिए याद रहेगा कि उस पेशेंट का मेडिकल रिपोर्ट में ये केमिकल बढ़ा हुआ है, ये रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स है, एबनॉर्मल है। केमिकल एबनॉर्मल होगा या कोई भी इमेजिंग रिपोर्ट एबनॉर्मल होगा, तो ऐसा आप लोग को पता चल जाएगा और फिर पेशेंट को बार बार रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जब आप पेशेंट के रिपोर्ट देखते हैं, जो भी चाहे एमआरआई है, एक्सरे है, ईसीजी है, उसमें समझ में आ जाता है प्रॉब्लम, है ना, या मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे तो मेडिकल रिपोर्ट में जो केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कोई भी सेल टिश्यू कम या ज्यादा है, तो उनके बारे में हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई पेशेंट अगर लेडीज हो, तो अगर पेशेंट लेडीज है तो लेडीज से अपना दो सवाल जरूर करना। एक तो उनके मेंसेस के बारे में सवाल करना, ठीक है, और दूसरा है उनके शादी की उम्र, ये जरूर पूछना, शादी शादी कितने साल में हुए, शादी के पहले का प्रॉब्लम है कि शादी के बाद का प्रॉब्लम है, मेंसेस कितने दिन बाद आते हैं, है ना, और शादी के पहले का उनका व्यवहार कुशल और शादी के बाद का नेचर, ये दोनों को आप जरूर पूछना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं लोग भी शादी होने के पहले भी कई प्रकार के नशा, है ना, लाइफ जो लाइफ स्टाइल है वो काफी खराब भी रहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी उस डिशों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं शादी के बाद भी, है ना, इरेगुलर मेंसेस आना, है ना, इनके अलावा जो वाइट डिस्चार्ज आना, या समय से पहले क्या मेनोपॉजल कंडीशन आना, ये सब निर्भर करता है। तो ये सब सवाल उन महिलाओं से जरूर पूछना। और मेंसेस कितने दिन आते हैं, ये इनके बारे में जरूर पूछना। 28वें दिन जैसे आना चाहिए, है ना, मेंसेस, तो 28वें दिन के पहले किसी को 24 दिन, 25 दिन, 26वें दिन आ जाते हैं। कई लोग को 28 दिन की जगह 30 दिन या 32 दिन या 34 दिन के बाद आते हैं। ये सब आप सवाल उस महिलाओं से पूछ सकते हैं। इनके अलावा इनके अलावा महिलाओं से मेंसेस के अलावा उनके जो थायराइड प्रॉब्लम ज्यादातर महिलाओं को होते हैं, और उनके घर का कामकाज के बारे में जरूर पूछना। कभी कभी काम का लोड इतना ज्यादा होता है कि उनको खुद को आराम करने का समय नहीं मिलता। ज्यादातर महिलाएं आजकल किचन में प्लेटफार्म बन गया है, तो प्लेटफार्म के बनने की वजह से पूरा खाना खड़े खड़े बनाते हैं, जो एड़ी में दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये सामान्य रूप से ज्यादातर महिलाओं को होना चालू हो गए हैं। तो ये सब उनके कार्य कुशल के बारे में आप जरूर पूछना। ठीक है, और इनके अलावा महिलाओं ने कोई मेडिसिन खाए हैं या कभी गिर गए हैं, तो उस कंडीशन को भी सामान्य रूप से पूछना। ठीक है, तो बीमारी कोई भी हो, तो ये सामान्य जो प्रश्न है आप लोगों को, महिला हो चाहे पुरुष है, जो जो बताए जा रहे हैं उनके बारे में जरूर पूछना चाहिए। और इनके अलावा अगर कोई ज्यादा उम्र के, लगभग 40-45 साल के अगर लेडीज आ रहे हैं, 40-45 साल के अगर लेडीज आ रहे हैं, तो उनसे एक बार जरूर पूछना कि मासिक धर्म आ रहा है कि रुक चुका है। अगर मासिक धर्म या मेंसेस रुक गया है तो ये मेनोपॉज कंडीशन कहलाता है। अगर मेंसेस आ रहा है तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, 45 साल तक भी अगर मेंसेस आ रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, सामान्यतः मेनोपॉज के कंडीशन 45 से 50 साल की उम्र के बीच में ही आते हैं, मगर कई लोग को 40 साल में ही रुक जाते हैं, प्री मेनोपॉजल कंडीशन आ जाते हैं। तो प्री मेनोपॉजल कंडीशन भी निर्भर करता है कि उस महिलाओं में हार्मोनल इनबैलेंस होने के कारण प्रॉब्लम्स आया है। ठीक है, इनके बाद उस महिलाओं को पूछना कि जो अगर मेंसेस रुके हैं या मेनोपॉजल कंडीशन आए हैं, तो उनको रुके हुए कितने महीने हो गए या कितने साल हो गए हैं, ये सब आप उन महिलाओं से पूछ सकते हैं। इनके अलावा मेनोपॉजल अगर कंडीशन आ गया है महिलाओं को, तो उस कंडीशन में उनसे पूछना कि उनको हॉट फ्लैशेस या
कोल्ड प्लेसेस, कभी ठंडी लगना, कभी गर्म लगना, ये जो सिम्टम्स आते हैं ना उसके बारे में जरूर पूछना। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एकदम अचानक ही ठंडी महसूस लगती है और कभी कभी एकदम अचानक ही एकदम ज्यादा गर्मी लगती है। ये मेनोपॉज के कंडीशन के समय या मेनोपॉज के बाद भी किसी भी लेडीज को ये सिम्टम दिखाई देते हैं, तो इस बारे में जरूर पूछना। इनके बाद उस लेडीजों को पूछना, आपको गुस्सा, पहले से गुस्सा ज्यादा आ रहा है क्या, या कभी रोना आता है क्या, ये सब सवाल पूछना। अगर ज्यादा रोना आता है तो वो पेशेंट डिप्रेशन कंडीशन में जा रहे हैं। अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो हो सकता है इनके ब्लड में पित्त बॉडी बढ़ गया है, या गॉल ब्लेडर है ना, गॉल ब्लेडर में कुछ तकलीफ है पित्त की कंडीशन की वजह से। ये सब सिम्टम उस लेडीजों में दिख सकते हैं। घर की टेंशन की वजह से क्रोध और गुस्सा बढ़ जाते हैं, घर के ओवरलोड की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये सब उस महिलाओं से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है। इनके बाद उस महिलाओं से महिला है या पुरुष है तो उनसे स्मोकिंग के बारे में, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, शराब आदि के बारे में पूछना। क्या वो खाते पीते हैं क्या, यह सब चीज अगर खाते होंगे तो उससे रिलेटेड भी आपको कई सारे फैक्टर मिल सकते हैं उसकी बीमारी होने के। ठीक है। इनके अलावा पेशेंट से ये पूछना कि कभी मार लगा था क्या, कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या, अगर हुआ था तो कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए। कई बार बचपन में जो एक्सीडेंट हुआ है होता है वो बाद में बीमारी उभर कर आ जाते हैं, ऐसे कई लोगों में पाए जाते हैं। फिर भी अगर ऐसे कंडीशन में कोई पेशेंट आते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि मार कभी भी हो, चाहे बचपन में हुआ हो चाहे जवान में हुआ हो, और बीमारी अभी क्यों ना आया हो, तो उनको एक ट्रीटमेंट देना कंपलसरी है। गुरु जी सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट दिलाते हैं ऐसे कंडीशन में, इंजरी ट्रीटमेंट दिलाते ही दिलाते हैं। बीमारी तो बाद में पड़ेंगे, पहले ये पता चल जाता है कि उनको मार लगा है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस रिदम में आपको सब ट्रीटमेंट साइड करते हुए सबसे पहले इंजरी ट्रीटमेंट लेना है। क्या पता वो बचपन का चोट अभी भी ठीक से नहीं भरा होगा और उनका सिम्टम शरीर में कहीं ना कहीं है, तो उनको पहले ठीक कर लेते हैं 2-4 दिन इंजरी ट्रीटमेंट देने के बाद, फिर उनके बाद आगे का ट्रीटमेंट देंगे। इसलिए गुरुजी पहले वो मार लगने या चोट लगने का सवाल हर एक मरीज से पूछते थे। इसके बाद मरीजों को शुगर है कि नहीं इस बारे में पूछते थे। शुगर की बीमारी अगर बढ़ा है तो शुगर की वजह से ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, ब्लड एसिड बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजनेशन की कमी कम हो जाते हैं, सेल का रिसेप्टर कम हो जाते हैं। ये सब फैक्टर की वजह से बीमारियां भी आने का कारण हो सकते हैं। अगर बीमारियां आए हैं और उस रोगी को शुगर है तो शुगर की वजह से वो बीमारी हील नहीं हो पा रहे हैं। ये सब कंडीशन के बारे में आप लोग सवाल उस रोगी को पूछ सकते हैं। उनके बीपी के बारे में पूछना, बीपी कितना रहता है, बीपी कब से है, बीपी के लिए कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, कितने टाइम मेडिसिन लेते हैं, डेली सवेरे या शाम। ये सब सवाल आप उस रोगी से आप पूछ सकते हैं। इनके अलावा काम करने पर उनको थकान होता है क्या, या सीढ़ी चढ़ने पर उनको श्वास फूलता है क्या। अगर सीढ़ी चढ़ने पर श्वास फूल रहा है या थोड़ा सा काम करने पर श्वास फूल रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में उनके हार्ट के जो मायोकार्डियल जो एरियाज है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी कि हार्ट मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से हार्ट मसल में थकान होता है। ठीक है, जिससे हार्ट का पंपिंग डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर पंपिंग ना होने की वजह से शरीर में जो प्योर ब्लड जाना चाहिए प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर टाइम पे, तो ही शरीर के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा होगा, तो एनर्जी मिलेगा। ठीक है। अगर हार्ट मसल को प्रॉपर मात्रा में अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट की कमजोरी की वजह से जो श्वास फूलता है, जो दम लगता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक अस्थमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये कार्डियक अस्थमा के बारे में उस किसी भी पेशेंट से, उस रोगी को आप जरूर पूछना। इनके अलावा रोगी से पूछना कि किडनी किडनी से संबंधित सवाल, है ना, किडनी से संबंधित कई सारे सवाल हो सकते हैं, किडनी में सूजन हो सकते हैं, लीवर जीरो और म्यूकर जीरो चेक करते हैं ना, तो इससे भी हम लोग कई बार पकड़ लेते हैं कि इस एरिया में टाइट है और इस एरिया में नरम है। अगर लिवर जीरो म्यूकर जीरो के आसपास अगर टाइटनेस है या स्टिफनेस है या कड़कपन महसूस हो रहा है तो समझ लो कि किडनी के फंक्शन में कुछ न कुछ सफोकेशन होगा। तो उनको ठीक करने के लिए जो उपाय है वो तो करना ही है। फिर भी कई ऐसे रोगी हैं जिनको यूरिन इन्फेक्शन आ जाते हैं, किडनी में पानी भर जाते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन आ जाते हैं, या क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, ब्लड में क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी
जो किडनी का जो छन्नी है ना, क्रिएटिनाइन की वजह से ब्लॉक होना चालू हो जाता है, जिससे ब्लड के फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और वो क्रिएटिनाइन और ब्लड टॉक्सिक बनना चालू हो जाता है ब्लड में, जो बीमारी आने का कारण हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्रिएटिनाइन के बारे में पूछना, किडनी स्टोन के बारे में पूछना अगर किडनी की बीमारी है तो। ठीक है, और इनके बाद पेशाब, किडनी में पेशाब बनता है, ब्लैडर में जाकर जमा होता है, जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन में जलन हो रहा है कि नहीं, ये जरूर पूछना। अगर जलन हो रहा है तो एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा है। इनके अलावा यूरिन की क्वांटिटी कितना है, दिन भर में कितने बार पेशाब जाते हैं, तो इस बारे में आप किसी भी मरीजों से पूछ सकते हैं। इनके बाद मरीज कौन से दवाई खा रहे हैं, कितने टाइम दवाई खा रहे हैं। अगर ज्यादा दवाई खाएंगे, अनावश्यक रूप से दवाई खाएंगे, तो उस दवाइयों का साइड इफेक्ट भी मरीज में भी हो सकता है, उस दवाइयों की वजह से एलर्जी भी हो सकता है मरीजों में। ठीक है, और मरीजों में एलर्जी होगा तो एलर्जी की वजह से कई सारे सिम्टम हो सकता है, श्वास लेने छोड़ने में तकलीफ हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकते हैं, किसी को एलर्जी की वजह से वोमिट हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकते हैं, किसी को एलर्जी की वजह से या मेडिसिन मेडिसिन साइड इफेक्ट की वजह से सिर में दर्द हो सकते हैं, सिर में भारीपन हो सकते हैं, किसी भी मरीज को मेडिसिन ओवर मेडिसिन होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं, तो किसी को लूज मोशन हो सकते हैं। ये सब सिम्टम हो सकते हैं, तो ये सब मरीजों से सामान्य रूप से पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा। इनके अलावा मरीजों से उनके बारे में सवेरे उठने का समय पूछना, उठते समय ही क्या है, पैरों को जमीन में डायरेक्ट नहीं रखना, पहले उठने के 1-2 मिनट बेड में ही रहे, फिर बॉडी टेम्परेचर हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर के मौसम में टेम्परेचर में आए, उसके बाद ही आप पैर को जमीन में रखना। ठीक है, आप बिस्तर से उठते साथ ही डायरेक्ट पैर को जमीन में नहीं रखना, अगर जमीन में रख रहे हो तो चप्पल आप जरूर रखिए, है ना, चप्पल या चटाई जरूर रखना बेड के नीचे, और 1-2 मिनट आप मौसम के अनुकूल टेम्परेचर आने के बाद ही आप पूरी तरह से पाँव को जमीन में रखिए। तो इससे क्या होगा, जो बाहर टेम्परेचर है, जमीन टेम्परेचर ठंडी है, और आप सब सोए रहते हो तो ब्लैंकेट ओढ़ के सोए रहते हो, तो उस टाइम में शरीर गर्म रहता है। ठीक है, और ये गर्म शरीर को अचानक ही जमीन के ठंडकता पड़ता है, तो उस कंडीशन में तुरंत ही क्या हो जाता है, नजला या जुकाम आ सकते हैं मरीज को। तो उस बात का आप ध्यान रखना, अगर किसी को रनिंग नोज आ रहा है या नजला या जुकाम आ रहा है, तो उनका एक फैक्टर ये भी है कि वो व्यक्ति बिस्तर से डायरेक्ट उठते साथ ही पाँव को जमीन में रख देता है। तो इस बात की ध्यान रखना कि डायरेक्टली पाँव को जमीन में नहीं रखना है, बेड के नीचे चटाई या गलीचा रख लीजिए या कोई चप्पल रख लीजिए, उसके बाद आप आना जाना करिए, ये चलेगा। ठीक है, इनके अलावा मरीजों को थायराइड के बारे में, उनके थायराइड प्रॉब्लम के बारे में पूछना, थायराइड प्रॉब्लम क्या है, अगर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है, तो टीएसएच लेवल बढ़ने से आपको मालूम है थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरा मेंटेन करता है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया को बनाए रखते हैं, चयापचय क्रिया को बनाए रखते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड ही अगर हाइपो है, तो शरीर के जो सेल्स में चयापचय क्रिया होना चाहिए, वो चयापचय क्रिया कम हो जाएगा। लो मेटाबॉलिज्म की वजह से शरीर के लिए प्रॉपर मात्रा में जो काम होना चाहिए वो प्रॉपर काम नहीं होगा, और उस हार्मोन या एंजाइम बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी, एनर्जी भी ठीक से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान रहेगा, और बैड मेटाबॉलिज्म की वजह से शरीर में टॉक्सिक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, जिससे उनका वजन भी बढ़ेगा, फैटी होता जाएगा, मोटापा बढ़ेगा, अगर फैट्स नहीं पचेगा तो मोटापा होगा, है ना। तो ये सब कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकते हैं। इनके अलावा उस मरीज से पूछना कि ये जो बीमारी है परिवार में किसी और मेंबर को तो नहीं है, जो बीमारी पेशेंट लेकर के आए हैं वो फैमिली हिस्ट्री में किसी को तो नहीं है, इनके भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, चाचा को, ये सब फैमिली हिस्ट्री में आते हैं, बुआ को, है ना। तो उनमें अगर आपका बीमारी, अगर उस रोगी की बीमारी अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, मम्मी या पापा को या कोई भाई बहन को, तो समझ सकते हैं, और ये जो बीमारी के होने वाले किसी संतान को भी हो गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो बीमारी है जेनेटिक या हेरिडिटी हो सकता है। तो उसको आप समझ करके नोट कर लेना कि जेनेटिक कंडीशन में है। तो जो जो कारण आपको समझ में आ रहा है, मरीज जो बता रहा है, उस सब कारणों को लिखना, और उन्हीं कारणों में से आपको ट्रीटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इनके अलावा मरीजों को पूछना, क्रैम्प्स के बारे में पूछना, पिंडली का जो अकड़न है अचानक हो जाते हैं, काफ मसल अचानक से ऐंठने लगता है,
और अगर काफ मसल अचानक हटने लगता है तो इनके होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति जो दिन भर छाया वाले जगह में काम करता है और उनके काफ मसल्स में क्रैम्प्स आ रहा है, या उँगलियाँ में ऐंठन आ रहा है ना? या कहीं का मसल फड़फड़ा रहा है, तो समझ सकते हैं कि वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति अगर धूप में काम कर रहे हैं, चाहे कोई किसान हो या कोई खिलाड़ी हो या कोई मज़दूर हो जो धूप में ज़्यादा समय तक काम कर रहे हैं और उनके शरीर में धूप की वजह से ज़्यादा पसीना बह कर के बाहर आ रहा है, उस पसीने के साथ में नमक बाहर आ रहा है, मिनरल्स बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के शरीर में सोडियम लेवल कम हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगा और उसके वजह से जो क्रैम्प्स आ रहा है, तो वो सोडियम की कमी की वजह से माना जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा कई रोगी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन के ना पचने से गैस बन रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहे हैं, गैस कहीं पर भी शरीर में जाकर के अटक रहा है, तो शरीर में वायु तत्व होने की वजह से गैस का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होने की वजह से भी क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? पेट को सुधारने का प्रयास कर सकते हो। पेट की गड़बड़ी की वजह से, वायु दोष की वजह से, वात प्रॉब्लम की वजह से, गैस की वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के आप उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट बना सकते हैं। ठीक है? ये हँसने वाली बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों को आजकल गैस की वजह से भी क्रैम्प्स आ रहे हैं। कहीं पर भी अचानक स्पाज़म आ रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, गैस की वजह से। ठीक है? तो आपके भी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। इनके बाद मरीजों को उनके उँगली को चेक करना, उँगली चेक करेंगे तो उँगली के जोड़ों में ना ब्लैकनेस दिखाई देगा या चेहरे में कहीं झाइयाँ दिखाई देगा या स्किन में कहीं पिगमेंटेशन दिखाई देगा। ये सब सिम्पटम आप लोग देखना और उस रोगी से पूछना कि आपको हाथ-पैरों में झुनझुनी आता है क्या? झुनझुनी का मतलब नमनेस या सुन्नपन होता है क्या? अगर वो रोगी अगर बोलते हैं कि नहीं हमको सुन्नपन होता है या झुनझुनी आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये नर्व में कमजोरी की वजह से है और नर्व में कमजोरी विटामिन बी12 की कमी की वजह से आ रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो ये आप पेशेंट को भी बोल सकते हैं शायद आपको विटामिन बी12 की कमी है इसलिए नर्व में क्या आ रहा है? सुन्नपन या नमनेस आ रहा है। तो आप उस व्यक्ति के जब बी12 फॉलिक एसिड का जो पॉइंट होता है ना डायग्नोस्टिक पॉइंट, तो आप उनको चेक करेंगे ना, तो पता चलता है कि उनके बी12 वाला पॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द है। छूने पर कड़कपन महसूस हो रहा है और थोड़ा दबा देने से वो व्यक्ति तो चिल्ला डालता है। ठीक है? तो ये चिल्लाने का मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा विटामिन बी12 की कमी है और उस बी12 की कमी की वजह से नर्व का कवरिंग प्रॉपर नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को नमनेस आ रहा है। तो ये सुन्नपन के बारे में ज़रूर पूछना जिससे ये पता चलेगा कि उस व्यक्ति में बी12 का कंडीशन कम है कि नॉर्मल है। ठीक है? इसके बाद उस व्यक्ति से पूछना कि आप जो काम करते हो, ये जो काम आप जो कर रहे हो, कौन-से प्रकार से कर रहे हो? सिटिंग ज़्यादा है कि खड़े होकर ज़्यादा काम कर रहा है? या दिन भर झुक के काम कर रहे हो, बोझ उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे? ये सब सवाल आप उनसे करना। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑफ़िस में काम कर रहा है और ऑफ़िस में काम करते समय वो ज़्यादातर गर्दन को झुका कर के काम कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है? और लैपटॉप, कंप्यूटर में अगर वो व्यक्ति काम करेगा, तो क्या होगा? गर्दन जो होता है ना, वो दिन भर ज़्यादा देर तक झुका के काम करेगा, तो गर्दन के मसल में टेंडरनेस आ जाते हैं। क्या आता है? टेंडरनेस। फिर बाद में वही टेंडरनेस जकड़न में बदल जाएगा और यही जकड़न फिर स्पाज़म में बदल जाएगा और स्पाज़म फिर बाद में आपको मालूम है ना, दर्द के रूप में गर्दन में, सर्वाइकल में, कंधे में, फिर क्या होगा? दोनों हाथ की उँगलियों में क्या आ जाएगा? दर्द आएगा। कभी अंगूठे में दर्द आएगा, कभी छोटी उँगली में दर्द आएगा तो कहीं पूरे हाथ में दर्द आएगा और कभी-कभी तो कोहनी के नीचे जो फोर आर्म के साइड वाले मसल्स है ना, इसमें बहुत दर्द आते हैं। ऐसा लगता है कि हम कुछ काम ही नहीं कर पाएँगे, इतना ज़्यादा दर्द आते हैं। कभी-कभी बाँह में दर्द आता है, सर्वाइकल अगर प्रॉब्लम्स आता है तो। तो उस व्यक्ति से आप उनके काम के बारे में पूछना, प्रोफ़ेशन के बारे में पूछना और गर्दन अगर ज़्यादा झुका के काम कर रहे हैं, तो उनको मना करिए, शरीर को स्ट्रेट रख करके काम करने के लिए बोलिए। अगर लैपटॉप, कंप्यूटर चला रहे हैं तो बोलिए कि आप डेस्कटॉप का हाइट बढ़ा लीजिए या अपने चेयर का हाइट कम कर लीजिए, जिससे आपके आँख और डेस्कटॉप का जो समानांतर काम करने में आसानी हो जाए। ठीक है?
तो ये आप उनके प्रोफेशन के बारे में पूछ सकते हैं। अब ये सब सवाल करने के बाद रोगी से क्या पूछना, उनके फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूछना। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है शारीरिक जांच। शारीरिक जांच, कोई भी बीमारी अगर शरीर के अंदर आता है तो उस बीमारी का पहचान हमको शरीर के बाहर से भी कुछ पता लग जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के रूप में जानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लगता है तो चोट लगने का क्या सिम्टम है, उस जगह पर सूजन आएगा, वो जगह लाल हो जाएगा, उस जगह में दबाने पर दर्द होगा और वो कलर लाल कलर के दिखाई देगा। तो ऐसे 4 सिम्टम दिखेगा सूजन का, ठीक है। और किसके वजह से आया है, चोट लगने की वजह से। तो आप उनको फिर क्या ट्रीटमेंट दोगे, जब चोट लगा है और इन्फ्लेमेशन आ गया है तो उनको ठीक करने के लिए पहले इंजरी ट्रीटमेंट देंगे। जैसे जैसे इंजरी ट्रीटमेंट देंगे तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार उनके जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है मरीज का, वो पूरे डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना। पहले पूरे जो प्रमुख रूप से जो 20 पॉइंट है, 20 डायग्नोस्टिक पॉइंट को चेक करना। राइट फोर्थ लेफ्ट फोर्थ को पहले चेक करना, फिर लीवर जीरो म्यूकर जीरो को पहले चेक करना। गुरुजी जैसे बताते थे वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले गुरुजी राइट फोर्थ लेफ्ट फोर्थ चेक करते थे, फिर उसके बाद लीवर जीरो म्यूकर जीरो चेक करते थे। उसके बाद फिर पैंक्रियास है, गॉल है, स्प्लीन है, गैस ओनली गैस साई, लीवर म्यूकस है ना, राइट ओरी लेफ्ट ओरी WD चेक करते थे। फिर इनके बाद B12 फॉलिक एसिड नियासिन थायमिन आदि को चेक करते थे। तो इस प्रकार जो कॉन्स्टिपेशन डिसेंट्री सब मिला करके 20 प्रमुख पॉइंट है उनको चेक करते थे। और जो भी पॉइंट में जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो दर्द होता था उनको नोट कर लेते थे पेशेंट कार्ड में ही या अपने डायरी में। गुरुजी अपने पास पर्सनल डायरी रखते थे, ठीक है। तो उस डायरी में भी नोट करके कई बार रख लेते थे, पेशेंट का नाम लिखते थे, पेशेंट का बीमारी का नाम लिखते थे, बीमारी कब से है, ये सब नोट करने के बाद उनके डायग्नोस्टिक पॉइंट को भी नोट डाउन करते थे। फिर उसके बारे में रात को फिर आराम से समय मिलने पर वो स्टडी भी करते थे। फिर ट्रीटमेंट जब बनता था तो पेशेंट को अगले दिन वो ही ट्रीटमेंट देते थे जो गुरुजी ने बनाए हैं इस उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग, डायग्नोस्टिक पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो गुरुजी जितना जितना बुक पढ़ते थे उस बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे, डायग्नोस्टिक पॉइंट को देते थे, फिजिकल एग्जामिनेशन को देते थे, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में वो सभी चीज चेक करना जिसके अंतर्गत क्या आएगा, ब्लड प्रेशर भी आएगा, पल्स भी आएगा, पल्स, ब्लड प्रेशर है ना, वजन चेक करना, हाइट चेक करना, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। इनके अंतर्गत जीभ चेक करना, नाखून, ठीक है, उंगलियों का जोड़ चेक करना, आंखों को चेक करना, आंखों का कलर, इनके अलावा स्किन चेक करना, स्किन का पिगमेंटेशन है ना, कलर चेक करना स्किन का कि सफेद है कि काला है कि रेडनेस है कि सूजन है, ये सब कंडीशन चेक करना। और ये सब चेक करने के बाद जो जो आपको सिम्टम मिला उन सब सिम्टम को नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद मरीजों को उनके मरीजों को पूछना मोशन कैसा है, कड़क है कि नरम है, ठीक है, ये सब पूछना। इनके बाद उनके खान पान के बारे में पूछना, खान पान के बारे में आप घर में क्या क्या खाते हो, पथ्य अपथ्य दोनों के बारे में पूछना, क्या नहीं खाते हो। कई सारी चीज ऐसा होता है कि कई सालों से वो चीज नहीं खा रहे हैं और उस चीज की कमी के कारण मिनरल से विटामिन की कमी हो गया और वो बीमारी आ गई, ऐसा भी होता है। तो नेचर ने हमको जो चीज दिया है हमारे लिए दिया है खाने के लिए, वो चीज जरूर खाना चाहिए, भले कम मात्रा में खाए। और एकदम अचानक बंद कर दिए और जो बंद कर दिए वही चीज की डेफिशिएंसी शरीर में आ गया, ऐसा भी कई रोगियों में देखने को मिलता है। दाल खा रहे हैं तो एक ही दाल खा रहे हो, इसमें 4-5 अलग अलग प्रकार के दाल खाइए ताकि सभी प्रकार के अमीनो एसिड शरीर में बन जाए, है ना। 81 प्रकार के अनिवार्य जो है ना अमीनो एसिड है ना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है ना। तो ये जितना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना वो सब प्रोटीन से ही बनना है। और प्रोटीन सिर्फ एक ही चीज के आप खा रहे हो जिंदगी भर, कभी दूसरा तीसरा चौथा प्रकार के नहीं खाए हो। तो आपको प्रयास करना चाहिए कभी कभी मिक्स प्रोटीन भी खाना चाहिए, दाल के साथ 4-5 दाल और मिला लीजिए, मूंगफली कभी खाइए, कभी सोयाबीन खाइए, कभी और जो जो दूध है ना, और सब्जियां हैं, फल है, इन सभी प्रकार के प्रोटीन का यूज जिंदगी में आपको करना चाहिए ताकि जो एसेंशियल प्रोटीन है अमीनो एसिड है उनकी कमी ना हो, ठीक है। तो इसलिए खान पान के बारे में पूछना चाहिए, है ना। इनके अलावा खाने में ऐसा खाना ले जो जिसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में हो, फाइबर पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो कब्जी को वो दूर करता है, कब्ज होने से रोकता है, ठीक है। इनके अलावा सब्जियों में सलाद वगैरह है, सूप सूप वगैरह है,
फल है, फलों का जूस है, ये सब आदि का उपयोग खाने में करना चाहिए ताकि वो पचने में आसानी और सुइटेबल होता है। अगर आप ज्यादा हैवी खाना खाएंगे तो वही बीमारी का जो जड़ है उसको पनपने से नहीं रोक सकती है, उनको बढ़ाते ही रहता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उनको हल्का सुपाच्य प्राकृतिक खाना ही देना चाहिए। ठीक है, आसानी के साथ पचने वाला खाना देना चाहिए। और खाना कितना चाहिए, वो बोलते थे गुरु जी, क्या बोलते थे, पुत्र खाना आप इतना खाओ जो जीने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, उतना ही खाना खाना जो जीने के लिए पर्याप्त हो। जो खाने के लिए जी रहे हैं, हर कोई बीमार है। अरबपति देखो, करोड़पति देखो, उनके पूरे घर में मरीज बन के बैठे हैं और पूरा जिंदगी दवाइयों में चल रहा है। तो आप ऐसा खाना खाइए जो जिंदगी जीने के लिए है। खाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है, जीने के लिए शरीर बना है। ठीक है, तो हम लोग इतना ही खाना ले जो जितना हमारे शरीर को लग सके, हम अपना काम कर सके। 24 घंटे में हम लोग उतना काम कर सके, 12-16 घंटे भी काम कर ले तो हमारी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो खान पान के रिलेटेड, पथ्य अपथ्य के रिलेटेड आपको सवाल आपको करना है। ठीक है, इनके अलावा रोगी से ये पूछना कि जो हम लोग खाने में, किचन में किचन में जो भी चीज है, जितने भी मसाला है, ये सब हर्बल मेडिसिन के रूप में यूज होने वाला प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कई लोग आजकल खाना बनाते हैं, हल्दी डालना बंद कर देते हैं। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंस हमारे शरीर के लिए, एंटीबायोटिक का काम करते हैं, इन्फेक्शन से शरीर का रक्षा करते हैं। तो उन सभी मसालों का यूज करना चाहिए जो हमारे किचन में है। इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, वो सब सब्जी में भी डाल सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आटा, आटा वो आटा लीजिए जो हमारे शरीर के लिए बना हो। मैदा का यूज नहीं करना है। अगर मैदा आप लेते हैं तो मैदा हमारे पेट में जाने के बाद लुगदी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत चिकना होता है। और लुगदी होने के कारण, चिपचिपा होने के कारण वो मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं, चाहे स्टमक का मेम्ब्रेन हो, चाहे इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन हो। अगर उसमें चिपक जाएगा तो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन में जो ग्लैंड होता है ना, चाहे पेट के मेम्ब्रेन में अगर ये मैटर चिपक जाएगा तो उस मेम्ब्रेन के अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलना चाहिए ना, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा। और पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा तो जो आप लोग खाना खाए हो तो उस खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, फिर वही खाना अपच के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात का आप लोग जरूर ध्यान देना कि मैदा से रिलेटेड आपको ज्यादा चीजें नहीं खाना है। खाना है तो कभी कभार खा लीजिए, टेस्ट कर लिए, मगर एकदम डेली का आदत नहीं बनाना है। मैदा की जगह आप गेहूं का आटा खाइए, बाजरे का आटा खाइए, ज्वार का आटा खाइए, वो सब में फाइबर अच्छा होता है। और फाइबर वाली चीजें खाएंगे तो वो कब्जी को होने से रोकेगा, खाने को गुच्छा होने से बचाएगा फाइबर। ठीक है, इनके अलावा उस रोगी से उसके पानी के बारे में पूछना, वो व्यक्ति कितना पानी पीते हैं दिन में, हमको कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, ये इस बात का ये जो नियम है उस रोगी को बताना है। अगर किसी भी रोगी को पानी पीना है तो हमेशा बैठ के पीना है, खाना खाने के आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद। ये नियम आप रोगी को जरूर बता दीजिएगा ताकि वो अपने जीवन में उस नियम को फॉलो करते रहे। इनके अलावा पानी कितना पीना है, तो गुरुजी बोलते थे पुत्र, हर 1 घंटे में 1.5 गिलास पानी पीते रहना है, सोने के पहले तक, खाना खाने के आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद। जो पानी का नियम है, हर 1 घंटे में 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है। फिर भी आपको अगर एवरेज बताया जाए, आपके कुल वजन का कितना, कुल वजन का आपको 6 से 8% पानी पीना है। अगर आपका वजन 100 kg है तो पानी कितना लेना चाहिए, 6 से 8 लीटर। अगर 50 kg है तो 3 से 4 लीटर कंपलसरी है। 8% में लेंगे तो 4 लीटर पीना ही पीना है, अगर 50 kg का वजन है। अगर 60 kg है तो उनका 8% निकाल लीजिए, जितना पानी बनता है आपको पीना है, लगभग 4.5 लीटर के आसपास आपको पानी पीना है, 60-70 kg अगर वजन है तो। ठीक है,
तो ये पानी का नियम आपको अपने पूरे बॉडी वेट का 6 से 8% लेना है। और अभी क्या होता है, कई लोग ठंडी का सीजन आ जाते हैं, तो ठंडी का सीजन आता है तो ये लोग दिन भर में 4 गिलास पानी नहीं पी पाते, फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे बीमारी आ रहा है। क्या आ रहा है? बीमारी आ रहा है। आपको मालूम है ठंडी में बीमारियों का जमावट होता है शरीर में, ठंडियों में बीमारी का जमावट होता है। और ये आपके गर्मी आते आते कितना बीमारी बढ़ जाता है, और वो बीमारी फिर गर्मी में निकलना चालू हो जाता है। जितना शरीर में ठंडी उतना बीमारी। ठीक है, तो ठंडी मौसम में बैड मेटाबॉलिज्म की वजह से टॉक्सिक प्रोडक्ट अगर शरीर में जमा होगा तो बीमारी बढ़ता है। और गर्मी में शरीर गर्म होता है, मेटाबॉलिक अच्छा होता है, तो बीमारी शरीर से गायब होना चालू हो जाती है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों में कुछ फैक्टर की वजह से बीमारी अलग हो सकता है, मगर इस बात का हर एक पेशेंट के साथ संबंध नहीं है, सबका अलग अलग टेंडेंसी हो सकते हैं बीमारी आने का। ठीक है, और ये जो पानी और खाने पीने का जो नियम है, हर एक पेशेंट को आपको बताना है कि कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है, उन सब चीजों के बारे में बताना है। अब इसके बाद ये सब सवाल जवाब होने के बाद उस पेशेंट से उनके मेडिकल के बारे में पूछना है, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना है, मेडिकल टेस्ट के बारे में पूछना है। मेडिकल हिस्ट्री तो पूछ लिए, अब मेडिकल टेस्ट के बारे में पूछना है। अगर कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है तो सामान्यतः वो कौन कौन से रिपोर्ट लेके आता है? ब्लड रिपोर्ट, MRI, एक्सरे, CT स्कैन, ECG, है ना। छोटा बच्चा जिनको फिर आ रहा है तो EEG, अगर नर्व की बीमारी है तो ACV, ये सब टेस्ट है, वो सब रिपोर्ट लेके आते हैं। फिर भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें हमको कुछ मेडिकल टेस्ट कराने की अनिवार्यता रहता है, जो सामान्य लेवल पर होना चाहिए। आजकल तो हाई एडवांटेज मशीन आया हुआ है। आप जो कभी नाम नहीं सुने हैं ना, उस प्रकार से के टेस्ट आया है। डॉक्टर लोग भी उस टेस्ट को एडवाइस देते हैं कि आप वो टेस्ट करा लेना। ठीक है, अगर किसी भी रोगी को खून की कमी है, एनीमिया है, या बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो गया है शरीर से, या मेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और ब्लीडिंग नहीं रुक रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके शरीर से ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया में क्या क्या टेस्ट कराना है? एक तो आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, और हीमोग्लोबिन के बाद टोटल ब्लड काउंट। ठीक है, टोटल ब्लड काउंट के अलावा प्लेटलेट और कैल्शियम, ये कॉमन रूप से टेस्ट कराना है। ठीक है, और ये 4 टेस्ट इसलिए कंपलसरी है कि हीमोग्लोबिन, आपको मालूम है हीमोग्लोबिन से ही RBC बनना है, ब्लड की मात्रा बढ़ेगा। एरिथ्रोसाइटोब्लास्ट बोन मेरो में है, और बोन मेरो का काम है कि वो ब्लड बनाए। इसके अलावा टोटल ब्लड काउंट। अब टोटल ब्लड काउंट में ये इंडिकेशन मिलता है कि ब्लड का थिकनेस कैसा है, ब्लड का वॉल्यूम कैसा है, और इनके अलावा ब्लड का सांद्रता कितना है, उनका घनत्व कितना है ना। वो बहुत ज्यादा घना में है कि बहुत फैला हुआ है ब्लड सेल, ये सब इंडिकेशन के लिए टोटल ब्लड काउंट करना है। और इसके अलावा कैल्शियम क्यों चेक करना है? अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो सकता है, और क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग ज्यादा आ रहा है। तो क्लॉटिंग फैक्टर में कैल्शियम हो सकता है, विटामिन के हो सकता है, प्लेटलेट्स हो सकता है, ये सब क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है ब्लीडिंग में। तो ये सब चेक कराना, टेस्ट कराना जरूरी है। ठीक है, और अगर औरत अगर बांझपन मेनोपॉज हो गया है, बांझपन है ना, पहले कोई बच्चे नहीं हुए, ठीक है, तो भगवान ऐसा किसी को ऐसा सिम्टम या हरकत ना करे। फिर भी अगर किसी को बांझपन है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उनका प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा बढ़ा हो। प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा बढ़ने से ही ये सब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कंडीशन डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ी प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने की वजह से हो सकता है। प्रोलैक्टिन लेवल अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वो एस्ट्रोजन के साथ मिल करके कैंसर का कारक भी बनेगा। अगर महिलाओं में अगर कैंसर हो रहा है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे यूटेरिन कैंसर हो, चाहे ओवरियन कैंसर हो, तो उनका एक कारण है प्रोलैक्टिन ज्यादा होना, और प्रोलैक्टिन के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण दोनों बढ़ता है। एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन मिलेगा
तो वो कैंसर सेल को ग्रोथ फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, वो ज्यादा मात्रा में कैंसर होने का कारक बनता है। तो हो सकता है गर्भाशय में कुछ फाइब्राइड वगैरह बन गया हो, या ओवरी में कुछ ऐसे नॉर्मल सेल हो गया हो जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर नहीं बन पाया हो और वो औरत बालपन का शिकार हो गया हो। ठीक है, तो ये सब आप वो मेडिकल रिपोर्ट में पता कर सकते हैं, है ना। ऐसे अगर कोई लेडी जाती है तो अगर किसी भी रोगी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि उन इन्फेक्शन को पता करने के लिए उस रोगी का ब्लड टेस्ट चेक कराना है, और ब्लड टेस्ट में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को टेस्ट कराना है, जिसमें लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट वो सब पता चल जाता है। ठीक है, और इनके अलावा आपका बी लिम्फोसाइट की कंडीशन क्या है, इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाले जो सेल्स है ना, उनका पता लगाने के लिए आपको WBC सेल का टेस्ट करना है। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को अगर बार बार खांसी आता है, तो खांसी आने में कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि गैस होना, बहुत ज्यादा गैस है, खाना खाया, खाना पचा नहीं, और खाना के नहीं पचने से वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हमारे थोरेसिक के गले को पूरा इरिटेट करता है, और जितना ज्यादा गले में इरिटेशन होगा उतना ही खांसी आएगा। एक दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना लंग्स में, और वो बाहर निकलने के लिए जितना रास्ता उनको मिलना चाहिए वो रास्ता नैरो हो जाता है, कुछ म्यूकस वगैरह जमा होने की वजह से। तो प्रॉपर मात्रा में अगर वो गैस बाहर नहीं निकलेगा तो इरिटेट पैदा करेगा और खांसी आ जाएगा। ठीक है, इनके अलावा इयोसिनोफिल बढ़ने की वजह से, इयोसिनोफिलिया कहते हैं, जब इयोसिनोफिल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिलिया बोलते हैं। और इयोसिनोफिलिया की कंडीशन में रोगी को एलर्जी आते हैं, और एलर्जी के रूप में खांसी आती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके श्वास नली या एपिग्लॉटिस या स्वर यंत्र में अगर कोई भी कचरा अगर जा करके इरिटेट कर रहा है, फॉरेन मैटर, ठीक है, फॉरेन मैटर में कोई भी इंफेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस कोई भी हो सकता है, अगर वो जमा हो गया, जमा होकर के उस जगह को इरिटेट कर रहे हैं तो भी संभवतः खांसी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई बच्चा बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस बच्चे को CPK टेस्ट कराना है, CPK टेस्ट, और उनके पिंडली को चेक करना है, काफ मसल को चेक करना है। काफ मसल में अगर कड़कपन है और वो बच्चा गिर रहा है और वो पंजे के बल उठ रहा है, तो उनके लिए आपको CPK टेस्ट कराना है, और हो सकता है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है। इनके अलावा ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस रोगी में, है ना, मेटाबॉलिक क्रिया डाउन होगा, और सेल के अंदर जो प्रॉपर एनर्जी बनना चाहिए ना, वो एनर्जी नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है। ये कमजोरी नर्व में आ जाएगा, मसल्स में आ जाएगा, और वो कमजोर कमजोर रह जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा बार बार गिरेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इनके अलावा कई बच्चे हैं जिनको फिश आते हैं, तो फिश के कंडीशन में आपको 7 प्रकार के टेस्ट कराना है। 7 प्रकार के टेस्ट आपको मालूम है, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, इनके बाद ब्लड शुगर, अमोनिया, एल्कलीन फास्फेट और क्लोराइड। ये 7 जो केमिकल टेस्ट है वो आप लोग जरूर कराना, और इनमें से अमोनिया, एल्कलीन फास्फेट, है ना, अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो ज्यादा मात्रा में उस बच्चे को फिट्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। शुगर की कमी से, सोडियम की कमी से भी फिट्स आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना, कई फैक्टर ऐसे हैं जिनके बढ़ने से फिट्स आते हैं, कई केमिकल ऐसे जिनके कम होने की वजह से फिट्स आते हैं। तो ये 7 केमिकल टेस्ट कराना, जैसे आपको बताया है, क्या क्या, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, इनके बाद ब्लड शुगर, एल्कलीन फास्फेट और अमोनिया, ये 7 केमिकल आप लोग ध्यान में रखना। और इनके अलावा अगर किसी भी रोगी को अगर शुगर है, तो शुगर होने की कंडीशन में क्या चेक कराना, ब्लड शुगर आप लोग जानते हो, फास्टिंग और PP, ये दोनों चेक कराना। इनके अलावा इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चेक कराना। कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल जो फैट्स है ना, उनको तोड़ करके शरीर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। मगर ऑलरेडी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो वो जो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है
वो सब एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होकर के चर्बी बढ़ाने का काम करता है, मोटापा बढ़ाने का काम करता है। तो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों चेक करना है शुगर की कंडीशन में। अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप उस रोगी को T3, T4 और TSH लेवल चेक कराना है, जिसे हम लोग TFT बोलते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट से ये हम लोग पता लगाते हैं कि उस रोगी को हाइपोथायराइड है कि नहीं। TSH लेवल बढ़ जाता है, जो इंडिकेट करता है कि वो TSH लेवल हमारे थायराइड ग्लैंड को बार बार काम कराने के लिए उकसा रहा है कि और T3, T4 बनाओ और T3, T4 बनाओ। जो भी ग्लैंड के जितना कैपेसिटी है एक दिन में बनाने का उतना ही बनाएगा, फिर भी जबरदस्ती उकसा रहा है और बनाओ और बना। तो उस लेवल में TSH लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, TSH लेवल को नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो TSH लेवल स्टिमुलेटर है, क्या है, स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को बार बार T3, T4 बनाने के लिए। तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि TSH लेवल ज्यादा होने की वजह से T3, T4 हार्मोन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना। और इनके अलावा कैंसर में तो कई सारे फैक्टर है, कई सारे टेस्ट किया जाता है, आप लोग मालूम है। कोई भी टिश्यू है, टिश्यू को निकाला जाता है, जिसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है बायोप्सी के लिए। बायोप्सी है, WBC है, अगर ल्यूकेमिया है तो WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ESR है, जो इन्फ्लेमेशन को, सूजन को इंडिकेट करता है। एल्कलीन फॉस्फेट है, एल्कलीन बढ़ने की वजह से कैंसर सेल को ग्रोथ ज्यादा होता है एल्कलिनिटी में, तो ये सब चेक कराना है। आजकल कई प्रकार के सब टेस्ट और एडवांस रूप में आए हैं, आप किसी डॉक्टर से पूछकर भी समझ सकते हैं कि कैंसर के प्रॉब्लम के लिए और क्या टेस्ट करा सकते हैं, जो हमको पूरी स्पष्टता के साथ कैंसर होने का प्रमाण दे सके। फिर भी सबसे लेटेस्ट में बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी जरूर चेक कराना अगर किसी भी ऑर्गन में या टिश्यू में अगर कैंसर हो तो। ठीक है, और अगर किसी भी रोगी को अगर किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप उनका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ठीक है, ये तीनों चीज जरूर चेक कराना, क्योंकि ये तीनों प्रोटीन का बैड प्रोडक्ट होता है और यही बैड प्रोडक्ट किडनी के छन्नी को ब्लॉक करने में क्या कारक का काम करता है, ब्लॉक करता है, जिससे ब्लड ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता और टॉक्सिक प्रोडक्ट, है ना, फूड मेटाबॉलिज्म के दौरान बना हुआ जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो ब्लड में ही घूमता रहता है, जो कई सारी बीमारी आने का कारण बनता है। तो इस प्रकार बहुत सारी बीमारी है जिनके बारे में आप अलग अलग प्रकार के टेस्ट करा सकते हो, है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, है ना। तो उस रोगी को आप जरूर पूछना, जो पेशेंट आपके पास आए हैं और जो बीमारी बता रहे हैं, तो उस बीमारी से रिलेटेड जो भी मेडिकल टेस्ट है आप उनसे जरूर पूछना। ठीक है, चाहे ECG हो, चाहे MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे EEG हो, चाहे EMG हो, सब रिपोर्ट का अपना अलग अलग खास महत्व है, खास लक्षण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो भी कारण आपने रोगी का समझा है, उस रोगी के कारण को समझ करके आपको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, अगर रोगी का अगर एसिड एल्कली पहले चेक किया, मान लीजिए राइट फोर्थ और लेफ्ट फोर्थ मान लीजिए चेक किए हैं, और जिस भी फिंगर में ज्यादा दर्द है तो ये दोनों फिंगर आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस को इंडिकेट करता है। किनको? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कली को। अगर लेफ्ट फोर्थ में अगर ज्यादा दर्द है तो इनका मतलब है कि आपके लंग्स में एसिड की मात्रा ज्यादा है, लंग्स में एसिड की मात्रा ज्यादा है। और अगर राइट फोर्थ में दर्द ज्यादा है तो आपके लंग्स में एल्कली की मात्रा ज्यादा है। एसिड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कली का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, ऑक्सीजन एल्कली है, न्यूरोथेरेपी के अनुसार, गुरु जी के अनुसार। तो इसलिए पहले राइट फोर्थ लेफ्ट फोर्थ को चेक करते हैं प्रॉपर ऑक्सीजनेशन के लिए। इनके बाद लीवर जीरो म्यूकस जीरो को चेक करते हैं। अगर लीवर जीरो म्यूकस जीरो में दर्द है तो ये न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग रिनल एरिया को इंडिकेट करता है, किडनी के एरिया को इंडिकेट करता है। और अगर उसमें दर्द है तो समझ लीजिए कि फूड मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले
जो एसिड एल्कली है उनका इंडिकेशन लीवर जीरो म्यूकस जीरो से लगाते हैं। हर एक सेल्स में चयापचय क्रिया होता है और उस चयापचय क्रिया के दौरान निकलने वाला जो एसिड है वो लेफ्ट किडनी में ज्यादा फिल्टर होता है और एल्कली है वो राइट किडनी में ज्यादा फिल्टर होता है न्यूरोथेरेपी के अनुसार में। तो आप समझ सकते हैं कि जो अगर लेफ्ट किडनी में अगर किडनी के एरिया में अगर ज्यादा दर्द है तो फूड मेटाबॉलिज्म में एसिड की मात्रा ज्यादा बना है जिनको किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से लेफ्ट किडनी के आसपास ज्यादा तकलीफ या दर्द बना है। ठीक है, तो ये फूड मेटाबॉलिज्म के दौरान बने हुए एसिडोसिस को लेफ्ट किडनी ज्यादा फिल्टर करेगा और राइट किडनी फूड मेटाबॉलिज्म के दौरान बने हुए एल्कली को फिल्टर करता है जो शरीर के लिए जरूरी का पदार्थ नहीं है जिसे शरीर से बाहर निकाल लेना है यूरिन के थ्रू। ठीक है, आप किसी भी रोगी को अगर आपने बीमारी पकड़ लिया, मान लीजिए उस रोगी को मार लगा है, चोट लगा है, चोट के कारण अगर बीमारी आया है और उनके शरीर में नमनेस भी है, विटामिन B12 की कमी है और उनको जेनेटिक प्रॉब्लम भी है एक रोगी को। अब यहाँ पर 3 कारण आ गया जी। कितने कारण आ गया? 3 कारण। पहला, चोट लगा है, मार लगा है, एक्सीडेंट हुआ है या सर्जरी हुआ है, जो भी। दूसरा है उनके शरीर में B12 की कमी है, एनेमिक कंडीशन है, ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो गया है, शरीर में ब्लड की कमी है और उस पेशेंट को जो भी और बीमारी है शरीर में वो जेनेटिक है। अब यहाँ पर 3 कारण आ गया, तो क्या आप उनको एक साथ भी एक ट्रीटमेंट बना के दे सकते हो और इंडिविजुअल भी आप उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो न्यूरोथेरेपी के अनुसार। अगर आप इनको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दोगे तो सबसे पहले चोट लगा हुआ कंडीशन को ठीक करना है, फिर सेकंड नंबर में मिनरल्स विटामिन से रिलेटेड फार्मूला देना है और लास्ट में जीन्स के कंडीशन को ज्यादा समय तक प्रभावी बनाने के लिए न्यू जीन्स फार्मूला देना है। ये नहीं देखना कि हमको इंजरी के साथ में न्यू जीन्स नहीं देना है, ये बिल्कुल मत सोचना। आप इंजरी के साथ में न्यू जीन्स दे सकते हो, इंजरी के साथ में आप लार्ज फॉलिक ब्रेक दे सकते हो, इंजरी के साथ में मल्टीविटामिन फार्मूला दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजरी फार्मूला इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं बॉडी में, याद रखना। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट के साथ मल्टीविटामिन दीजिए और इन सब चीज को सही जगह में ठिकाने लगाने के लिए जिंस काम करता है। तो आप तीनों फार्मूला एक साथ दीजिए, पहले इंजरी ट्रीटमेंट दीजिए, फिर मल्टीविटामिन दीजिए, फिर न्यू जिंस फार्मूला दीजिए। एक ही ट्रीटमेंट में तीनों आ गया और उसके बाद जो फिजिकल प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए फिजिकल पॉइंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने आपको पक्का पकाया दे दिया और उन्होंने बोल दिया कि ये फार्मूला के बाद तो कुछ देना ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सुनना है। ये सब एडवांस न्यूरोथेरेपी है और सबका रिजल्ट है। आजकल आपको मालूम है हम ज्यादातर जो ट्रीटमेंट है इंजरी के साथ ही सब अपग्रेड करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं जरूरत के अनुसार। ठीक है, तो जहां जरूरत है उस चीज को आपको फॉलो करना है। एक ट्रीटमेंट में सेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप एक ट्रीटमेंट के बजाय 2 ट्रीटमेंट बना लो, 2 की जगह 3 ट्रीटमेंट बना लो। बट जरूरत है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में को तैयार करने की। कारण को पहले कारण किसको ठीक करना है, दूसरे कारण में क्या ठीक करना है, तीसरे कारण क्या ठीक करना है। तो कारण को प्राथमिकता के आधार पर देना है, कौन से कारण को पहले ठीक करना, फिर कौन से कारण को सेकंड ऑप्शन में ठीक करना, फिर कौन से कारण को थर्ड ऑप्शन में देना है, फिर कौन से कारण को फोर्थ ऑप्शन में देना है, फिर कौन से कारण को फिफ्थ ऑप्शन में देना है। ये कारण को सेटिंग करना है आप लोग को। अगर आज के लेक्चर में ये नहीं होगा, ठीक है, इनके लिए आगे और लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें आपको बताए जाएंगे। आज ये है कि सामान्य रूप से जो डायग्नोस करने का प्रक्रिया, जो सवाल जवाब मरीजों से पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है। ठीक है, और जो कारण के आधार पर ट्रीटमेंट देना है वो कौन कौन सी बीमारियां के लिए हमको ट्रीटमेंट देना है कारण के आधार पर, वो है। अब बीमारी यानी कि एक फैक्टर इंजरी हो गया। अब मान लीजिए किसी भी पेशेंट को एसिड बढ़ा, म्यूकस जीरो में दर्द है, म्यूकस जीरो में दर्द है और साथ में कैल्शियम की भी कमी हो गया है, क्रैम्प्स आता है पिंडली में, ठीक है, और साथ में उनके शरीर में बहुत सूजन है,
शरीर पानी जमा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ तो निकट जीरो में दर्द है, दूसरा कैल्शियम की कमी है, तीसरा शरीर में सूजन है, एडिमा है, और चौथा क्लॉट भी है, क्लॉट भी फंसा हुआ है, ब्लड क्लॉट है। अब कैसे ठीक करोगे? यहाँ पर 4 चीज आ गया, 4 कारण आ गया। एक तो निकट जीरो में मतलब एसिड, दूसरा कैल्शियम की कमी है, मिनरल्स की कमी है। कैल्शियम क्या एलिमेंट है, मिनरल्स है, उसकी कमी है, ये कारण हो गया। तीसरा कारण एडिमा है। ठीक है, एडिमा किस वजह से आया है ये आगे पता चलेगा। चौथा है ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट के कारण, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से। अनम्यूट करते हैं, सबसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग चलो ट्रीटमेंट बना के बताइए जी। ये मैंने 4 चीज बताया है, आप लोग ट्रीटमेंट बताइए आप कारण के आधार पर। पहले कौन से कारण को देना है 1 नंबर में, फिर दूसरे नंबर में कौन से कारण को सेट करना है, फिर तीसरे नंबर में कौन से कारण को रखना है, फिर चौथे नंबर में कौन से कारण को रखना है। ये 4 कारण के लिए मैंने आपको एक केस इसकी बताया, सिंपल सा बताइए क्या ट्रीटमेंट देना है। पहले सर इसमें एसिड दिया जाएगा। पहले इसमें एसिड दिया जाएगा, उसके बाद 3 गोल 7 लीवर 125 डीसी और फिर पी हेपरिन। पहले हैंड राइज करिए, फिर मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि बार भी हो जाएगा। पीजी ने मल्टी हेपरिन बता दिया एक ही बार में बिना कारण जाने। पी हेपरिन बोले सर। बताइए जी, मैंने 4 कारण बताया है, 4 कारण बताया हुआ है। इन चारों कारणों के लिए आपको 4 ट्रीटमेंट, 4 लाइन का ट्रीटमेंट बनाना है। बता दिया, 4 लाइन का ट्रीटमेंट बताना है, मैंने ऑप्शन भी दे दिया है। 4 कारण, 4 लाइन का ट्रीटमेंट। सर मल्टीपेरिन तो देना ही पड़ेगा उस ना, पेशेंट एक ही को। बार में ये ट्रीटमेंट नहीं है। मल्टीपेरिन तो रहेगा ही सर उसमें। चलिए नेक्स्ट और बताइए। एसिड 125 डीसीसी मल्टी हेपरिन, रुकैया जी ने बोला है। एसिड, चलो पहले ऑप्शन में एसिड रख दिए, दूसरा ऑप्शन में मिनरल्स है, दूसरे ऑप्शन में मिनरल्स है 125 डीसीसी। ठीक है रुकैया जी, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, एडिमा है। सर एंटी इन्फ्लेमेशन देंगे सर, सूजन भी है ना। मगर कौन से एंटी प्रकार की इन्फ्लेमेशन सूजन है, कौन से प्रकार की सूजन है, एडिमा है। थाइमस टेस्ट देंगे सर। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ना सूजन आया है सर। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से सूजन आया है। चलिए ठीक, फिर भी पानी जमा हुआ है तो उनको बाहर निकालना है ना, सर्कुलेशन में लाना है। तो 6 ATR दिया जाएगा सर, 125 ATR दे दिया जाएगा। पानी निकालना है। एडिमा को, एडिमा में 6 ATR देना है। सर एसिड कम करेंगे, फिर 125 डीसीसी देंगे सर, किडनी क्लियर देंगे सर, और फिर पी हेपरिन। किसने बताया है? सर सही लाइन है किडनी जी। क्लियर। और इसमें क्या किडनी क्लियर तो ऑलरेडी 125 डीसीसी में आ गया ना जी। 125 डीसीसी में किडनी क्लियर आया डीसीसी ना। में तो आ गया किडनी क्लियर सर। हाँ जी, वही तो बोल रहा हूँ। तो इसमें आपको ना कुछ नहीं करना है, एसिड ट्रीटमेंट दे दिए हैं जी। 120 ट्रीटमेंट में भी तो किडनी क्लियर आया, किडनी आया ना एसिड में भी तो। हाँ, तो मगर इसमें आपको मिनरलाइजेशन भी तो करना है ना जी, कैल्शियम के लिए, तो 125 डीसीसी जायज है। जी। किडनी क्लियर भी आ गया है ना। और इसके बाद अगर किडनी क्लियरेंस अगर देना है तो फिर वहां से फिर कैल्शियम वाला 125 डीसीसी हट जाएगा। ठीक है, सर 15 मेडुला 6 नहीं to दे 8 सकते सर। चलिए पहला 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्वीट, क्लॉटिंग फैक्टर वेसोडाइलेशन करना है, दूसरा एसिड ट्रीटमेंट देना है, तीसरा 125 डीसीसी, लास्ट में हेपरिन। कौन सा हेपरिन है? एक एसिड बढ़ा हुआ है, हेपरिन देना है, बस इतना ही देना है। सबसे सामान्य डायग्नोस, सबसे सामान्य ट्रीटमेंट बन गया, ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ा, और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया 4 लाइन का ट्रीटमेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट दीजिए, खांसी है ये और चलिए। अब इसी प्रकार किसी पेशेंट को बीमारी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति है जिनको ब्लड शुगर है, ठीक है, ब्लड शुगर है, और इनके अलावा उनको और ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर भी आ गया, और इस्केमिक चेंजेस है, ब्लड सप्लाई बहुत कम हो रहा है शरीर में, इस्केमिक चेंजेस है, ब्लड सप्लाई की कमी है, और हाथ पैरों में झुनझुनी है, हाथ पैरों में झुनझुनी है। चलिए बताइए कारण के आधार पर क्या क्या कारण बन रहा है इसमें। शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हाथ पैरों में झुनझुनी है, और ब्लड सप्लाई की कमी है। सर पहले तो इसको 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 और रमन देंगे। उसके बाद फिर जो है सर, चूँकि ब्लड शुगर और बीपी हाई है सर, हाँ जी, तो ये सर इसका ये इसका अल्कलिक जो है ना ट्रीटमेंट देंगे इसमें, प्लस चूँकि इस्मिक है, ब्लड सप्लाई का कमी इसका हो रहा है, तो इसका पी हेपरिन दे देंगे। चलिए और फॉर मेडुला कोल्ड ट्रीटमेंट और पी हेपरिन। शुगर को भी ठीक करना है ना। सर डायबिटीज है तो पहले डायबिटीज, क्योंकि उसकी वजह से तो झुनझुनी आ रही है, तो पहले डायबिटीज पे फोकस करें। 10 ये पेन किसने लिखा into है? 3 times। सर डायबिटीज में तो 10 पेन और थायराइड भी दे सकते हैं ना। देखिए क्या क्या है, 4 चीज बताया हुआ है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और नमनेस है, और ब्लड सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। चलिए, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में कमी है, एनीमिक कंडीशन, हाइपोक्सिक कंडीशन आ जाता है ना ब्लड सप्लाई की कमी से, तो मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है। सर ऑक्सीजन का फॉर्मूला भी देगी सर को। सर कार्डियक ट्रीटमेंट देंगे। साथ में विटामिन B12 भी जरूरी है। चलिए ठीक है, अभी 10:50 हो गए हैं, 10 मिनट सवाल जवाब, ठीक है, रख लेते हैं। आपको इसके लिए ट्रीटमेंट जो देना है कारण के आधार पर कितने कारण दिख रहा है, हाइपोक्सिक कारण दिख रहा है, ब्लड जो बढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एसिडिक कंडीशन में आ जाते हैं, है ना। और ये जो ब्लड शुगर जो बढ़ रहा है वो उनके भी कई सारे कारण है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ठीक है। और इनके अलावा ब्लड सप्लाई की कमी है और नमनेस है। तो हमारे एक ट्रीटमेंट बना हुआ है चक्रोपचार। क्या बना हुआ है? चक्रोपचार दीजिए, 10 पेन के साथ में दीजिए, वो सब लाइन एक लाइन में सीधा ठीक होता जाएगा, ठीक है। और इसमें राइट विटामिन लेफ्ट विटामिन एड बस करना है, बाकी वर्टिकल नॉर्मल अपना आप काम कर देगा सभी के लिए। आपका सोलर प्लेक्सस के खुल जाएगा, यहाँ पर दबाव आ रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लग रहा है, पेंक्रियास के ऊपर दबाव आ रहा है, ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। नमनेस को ठीक करने के लिए आपने विटामिन फॉर्मेशन देना है, और ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए एक इसमें हेपरिन जोड़ना है चक्रोपचार के साथ में। चलिए, सबसे बेसिक अभी तक तो बहुत ज्यादा क्लासेस चक्रोपचार के ऊपर, अल्ट्रा बैक पेन के ऊपर चला हुआ है, इन्हीं के ऊपर एक फार्मूला बनाना था बताना था। चलिए ठीक है, अभी 10 मिनट आपके पास बचा है सवाल जवाब के लिए। किसी का भी कोई सवाल जवाब होगा आज के टॉपिक से रिलेटेड करिए, आउट ऑफ सवाल मत करना प्लीज। आज के टॉपिक में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को डायग्नोसिस से रिलेटेड ही करना है, इसमें और लोगों को जानकारी मिलेगा सीखने के लिए। पूछिए। हैंड राइज करेंगे, हम नाम लेंगे जिन्होंने हैंड राइज किया है। पहले हैंड राइज करेंगे, अब नाम लेंगे जिन्होंने हैंड राइज किया है।
वीरेंद्र कुमार जी। अनूप वीरेंद्र सर और कुमार। पंडित, अनूप सर और पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अनूप सर एक चीज बताइए, आपने बोला था कि कैंसर में और अल्कली का ट्रीटमेंट देना है ना, या नहीं? वो अल्कली का वो है, अल्कलीन फॉस्फेट बढ़ने से कैंसर सेल ग्रोथ करता है, ग्रोथ ये करता है। बोला था। हाँ, यस। लेकिन ये कैंसर तो एसिडिक नेचर है ना? अब यहाँ पर मैं दोनों को समझा देता हूँ। जी। गुरु जी पहले न्यूरोथेरेपी में कैंसर को एल्कली की बीमारी मानते थे। क्यों? अब कैंसर जब होता है तो हमारे जो डाइजेशन जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी जिनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बन रहा है तो उनको गुरुजी बोलते थे एल्कलिनिटी। ठीक है। और जब कोई भी कैंसर सेल आता है तो वे उन लोगों को आता है जिनके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है, जी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना पावरफुल होता है कि कोई भी खाने में इंफेक्शन जाएगा तो उससे बच करके आगे नहीं जा पाएगा और वो इंफेक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है। और खाना अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन भी अच्छा होगा। और ये ग्रोथ किस चीज का हो रहा है? प्रोटीन का ही हो रहा है ना, सेल के रूप में। तो जी जी अगर प्रोटीन अच्छा पचेगा तो ये जो अनवांटेड प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बनेगा, और अच्छा प्रोटीन बनेगा तो वो हमारे शरीर के अच्छे कामों के लिए यूज होगा। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी की वजह से कैंसर को गुरुजी एल्कलिनिटी की बीमारी मानते थे। दूसरी बात, जब भी कोई इंफेक्शन आता है और एक जगह पर अपना कॉलोनी बनाता है, कॉलोनी बना करके वो हमारे शरीर के एनर्जी को यूज करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगा तो वहां का सेल म्यूटेट हो जाते हैं, वहां का डीएनए म्यूटेट हो जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाते हैं। और डीएनए के म्यूटेशन की वजह से वहां का सेल एबनॉर्मल होकर के ग्रोथ करने लगता है, जो कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए वो एसिड की बीमारी है। तो आपको दोनों फैक्टर को ठीक करना है यार। आप एसिड मानो और एल्कली मानो। एक तरफ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाओ पेट के लिए, और एसिड की बीमारी को ठीक करना है ब्लड के एसिड को कम करके। क्या समझे? पेट को ठीक करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाओ, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाओ, पेट में खाना अच्छे से पचे और ब्लड के एसिड को निकालिए। तो इस प्रकार कैंसर में दोनों काम करेगा, HCl भी काम करेगा और आपके ब्लड के एसिड निकलने से भी वो कैंसर एसिडोसिस के कारण आया है उनको भी ठीक करेगा। जी जी, थैंक यू सर। जी। तो पहला प्रयास पेट को सेट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि पेट में स्टमक में कैंसर बहुत कम होता है, और होता है तो उनका कारण ही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी। चलिए नेक्स्ट। अभी रवि भोसले जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर जी, आपने अभी जो पहले बताया ना कि जिसमें एडिमा है और ये सब हो रहा है, पैर में हाथ पैर में सूजन है, अटैक आया है, तो वो सबका बेसिक रीजन मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरा प्रोटीनूरिया की वजह से सब ये एल्ब्यूमिन की कमी, हाँ, एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से क्या अल्बिनल होता है? प्रोटीन की हाँ, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी की वजह से जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के रूप में जो प्लाज्मा अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूजन दिखाई देता है ना। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है। तो और सर मेरा जो डीबीटी हो गया था उसका, उसके लिए मैं एडिशनली ये ट्रीटमेंट अपना इंजरी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो चलेगा उसके लिए? चलेगा ना जी। वहाँ क्या है, डीबीटी में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या है, ब्लड का सप्लाई जो अपने टारगेट एरिया की तरफ जाना चाहिए उसमें रुकावट आ जाते हैं, और रुकावट होने की वजह से नीचे के जो वेसल्स है उनमें दबाव पड़ने की वजह से सूजन के रूप में दिखाई देता है। बराबर है। ठीक है। हाँ, तो इंजरी से क्या फायदा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा। क्या होगा?
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, साथ में जो एडिमा के रूप में जो सूजन आया है ना, उनको ड्राई करने के लिए काम आएगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के माध्यम से। उसके लिए तो वो थाइमस चेस्ट ले रहा हूँ, पीटी थाइमस टेस्ट हेपरिन। रहेगा ना, चलेगा। आप मल्टी हेपरिन भी लेंगे तो भी काम पी- चलेगा। थाइमस चेस्ट पीटी हेपरिन आप और मल्टी हेपरिन भी ले सकते हैं। और इसमें जो मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, इसलिए आपने जो बोला ना 15 मेडुला और 6 वेट, तो वो खाली ओनली लेफ्ट में ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कभी ओके। कभी एपिनेफ्रिन से भी ब्लड शुगर बढ़ता है, तो आप चेक कर लेना। अगर ज्यादा स्वीट की वजह से ब्लड शुगर बढ़ रहा होगा तो आप स्वीट को कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिएगा। उसके लिए फिर एडीआर लेना पड़ेगा ना? एडीआर से भी बढ़ता है ब्लड शुगर। ग्लूकाकॉर्टिकोइड जो है ना, हाँ कार्टिसोल, हाँ, उससे भी ब्लड शुगर बढ़ता है। तो नहीं कई लोगों में ये देखा गया है। तो आप नोट कर लेना, एडीआर स्वीट देने से क्या ब्लड शुगर बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये दोनों आपको बंद करना है। नहीं, अभी नॉर्मल है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ नॉर्मल है डेली। तो ले सकते हो। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सर ना हाँ जी। मेरे को जैसे ना थायराइड है, तो उसके लिए ना मैं सर खुद के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लूं, जैसे मैं खुद ले सकूं? खुद के लेने के लिए आप पेट सेट करने के लिए क्या क्या ले सकते हो? बिग टू ले सकते हो, बिग टू पॉइंट। नॉर्मल अजय नॉर्मल ले सकते हो। हाँ सर। 10 मेडुला ले सकते हो, 10 मेडुला। हाँ सर। नॉर्मल अजय नॉर्मल ले सकते हो। हाँ सर। और थायराइड ले लो अपने आप। अच्छा। पेट हाँ सेट हाँ। होगा, जितना अच्छा पेट सेट होगा उतना ही टायरोसिन अमीनो एसिड बनेगा प्रोटीन के पचने से। तो प्रोटीन को पचने वाला जो भी ट्रीटमेंट है वो पहले लेना। प्रोटीन अच्छे से पचेगा तो प्रोटीन के पचने से टायरोसिन अमीनो एसिड बनेगा। यही टायरोसिन अमीनो एसिड ब्लड के माध्यम से थायराइड में जाएगा, जो आयोडीन के साथ मिलकर के T3 T4 हार्मोन बनाएगा। तो सर इसका सीक्वेंस कैसे बनाऊं फार्मूले का? आप पहले 10 मेडुला ले लीजिए, 10 मेड्यूला। 3 बार ले लो। अच्छा सर। इसके बाद आप लीजिए फास्ट तो नहीं ले पाओगे, नॉर्मल ले लो, नॉर्मल। है ना। नॉर्मल के Yes, पहले आप ये ले लो, बिग टू गैस ले लो। गैस CNN गैस गैस या बिग टू गैस। बिक्टो गैस यानी सर कैसे? नहीं दे सकते CNN ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। CNN गैस ले लो, CNNS गैस गैस। है ठीक है ना। सर। हाँ सर। हाँ ये ले लो। और इसके बाद आप नॉर्मल अजय नॉर्मल ले लो अपने आप के लिए। अच्छा सर। और फिर थायराइड ले लो, 4 थायराइड। 4 थायराइड। सर जैसे उस दिन 4 थायराइड का बताया था कि 4 बार, वैसे हम 2 बार लेते थे, तो अभी चक्र के हिसाब से हमने 4 टाइम लिया था, तो 16 का लिया था, वैसा लेना है? कुछ फीडबैक मिला क्या ये लेने के बाद? चेक कराए हो क्या रिजल्ट आया है? नहीं सर, अभी वो पिछले हफ्ते ही दिया था ना वो क्लास, तो अभी तक टेस्ट समझ नहीं गया, कराया। क्लास के लिए हैं। तो अभी क्या है, वो अभी ट्रायल बेस पर है। अभी फाइनली सर। वो, हाँ फाइनली उनको प्रूव करना है हमको आप लोगों के माध्यम से। आप लीजिए और अब फीडबैक बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट आया है। अच्छा सर। हाँ जी, नुकसान नहीं है, ठीक है। मगर हाँ इधर सर। यस के 10 है रिजल्ट की कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, ये हमको पता लगाना है। सर एक अच्छा सजेशन सर। चाहता था मैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक 80 इयर्स लेडी है, वो गिर हाँ। गई थी, लेफ्ट साइड गिर गई थी, उनकी लेफ्ट हिप पे चोट आ गई। हाँ जी। तो मैंने उनको इंजरी ट्रीटमेंट दिया सर, पर अच्छा, उनका ठीक है। लेफ्ट लेग तो उनका हिल रहा है, मूवमेंट हाँ। कर रहा है। तो लेटे लेटे तो दोनों पैर मूवमेंट कर रहे हैं सर, पर खड़े होने पर उनका जो पैर है वो वेट लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, बड़ा पेन होता है। तो कुछ सजेशन देंगे सर? साथ में मैंने उम्र क्या है सर 80 इयर्स। अच्छा, तो उनका मेडिकल रिपोर्ट क्या है? सर उनका जो लीवर है उसमें इन्फेक्शन आया है। अच्छा, और लीवर उन्हें इन्फेक्शन है। जी ठंड काफी लग गई थी। हाँ। तो और पहले मोशन उनका बहुत लूज था, तो मैंने सर वो फास्ट और अजय नॉर्मल दिया, तो उससे मोशन में काफी बिल्कुल ठीक ठाक होने लगा है, और ठंड भी कंट्रोल की है सर। अच्छा,
अब उम्र है 80 साल, जी सर। ठीक है। और इनको आप ब्लड सप्लाई बढ़ाइए, मल्टीविटामिन दीजिए, शुगर वगैरह नहीं होगा, इंजरी के साथ मल्टीविटामिन दे दीजिए और एक हेपरिन दीजिए। जी मैंने पी हेपरिन दिया था सर। चलेगा ना, तो भी चलेगा। ब्लड सप्लाई दीजिए, ठीक है, जी। क्योंकि एज फैक्टर में जो मसल्स होते हैं इनमें एट्रोफी हो जाते हैं, जी जिसमें जी। रिकवरी चांस बहुत कम दिखता है, रिकवरी और रेट कम दिखता है एज फैक्टर में। जी सर। और और उनको ज्यादा एक ज्यादा बड़ा ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते, जी क्योंकि वो सर, जी बर्दाश्त सर। भी नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए छोटा छोटा ट्रीटमेंट बना के उनको ग्रुप में देते जाइए, है ना, उनको अच्छा लगेगा। ये और उनका सेवा है, समझ लीजिए। जी सर। और हाँ एक छोटा सा ट्रीटमेंट B12 भी दे दिया था सर। हाँ, दीजिए ना, मल्टीविटामिन दो चाहे B12 दो, या विटामिन फॉर्मेशन दे दीजिए। जी सर। थैंक हाँ यू सर, तो भी थैंक यू। चलेगा। हाँ जी जी, जी। और ब्लड सप्लाई इनटू लेग भी दीजिए। हाँ ब्लड सप्लाई दिया, लेफ्ट हाँ काफ मसल्स पर काफी अच्छा सप्लाई दिया सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बढ़िया धन्यवाद बढ़िया सर, सेवा कर सर रहे हैं। नेल्स के हम्म। नेल्स के छिलके से उतरते हैं, ये किस चीज की, कैल्शियम की कमी है क्या? नाखूनों के ना छिलके छिलके उतरते हैं, बहुत पतले नाखून है और अच्छा, उनकी राइट आई में पानी भी आता है, फास्फोरस की उनको कमी, स्टिफनेस, फास्फोरस की कमी। फास्फोरस। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ, लंबर स्पाइन में उनको पेन रहता है, स्टिफनेस क्योंकि रहता है फास्फोरस मॉर्निंग में क्या है, बहुत ज्यादा। कैल्शियम को पकड़ के रखता है। मैग्नीशियम और अच्छा, फास्फोरस कैल्शियम को पकड़ के रखता है, तब जाके कैल्शियम का वो क्रिस्टल बनता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या देना है मैट्रिक्स उनको? बनता है। अभी फास्फोरस तो लीवर में ही जाएगा जी, लीवर स्टोरेज फैक्ट्री है, तो लीवर की तो गड़बड़ी लिवर, है इसमें, लीवर की गड़बड़ी है, अच्छा लीवर को सुधारिए। अच्छा, लिवर का ट्रीटमेंट दे दें। और हाँ जी, राइट आई लीवर से पानी सुधारिए, बहुत पेट को जाता है, सुधारिए। ठीक है। हाँ, आंख से पानी बहुत जाता है राइट आई से, राइट आई से क्या आता है, पानी। पानी बहुत आता है। हाँ, तो इनके लेक्रिमल डक्ट बंद है। हाँ, हाँ, उनको तो खोलना है। लेक्रिमल डक्ट का कोई 30 क्लॉकवाइज दे दूं? हाँ, दे दीजिए, दे दीजिए। 15 अच्छा का 6 लेफ्ट स्पीड दे दीजिए, बेस्टो डायरेक्शन करेगा लेक्रिमल डक्ट का, है ना। 2 मेडुला लेकर के ठीक, एम हेपरिन दे दीजिए। एम हेपरिन, ठीक है। हाँ जी, और इससे लंबर स्पाइन पे भी इफेक्ट आ जाएगा उसकी स्टिफनेस में? लंबर स्पाइन में क्या। स्टिफनेस है बहुत, सुबह के अच्छा, समय ज्यादा रहती है। ठीक है, लेफ्ट कफ मसल घिसाई दीजिए। लेफ्ट काफ मसल, अच्छा हाँ, अच्छा। लेफ्ट कफ मसल घिसाई कड़क के साथ दीजिए, वो फ्री हो जाएगा बैक की स्टिफनेस। ठीक है, ठीक हेलो है। सर, नमस्कार। चलिए, ठीक नमस्ते है, सर। टाइम हो गया, हेलो सर, 11:05 हो गया है। आपकी आवाज क्लियर नहीं हेलो आ सर। रही है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। सर एक सर क्वेश्चन आपकी पूछना आवाज, था। अंकित अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर घुटने का ऑपरेशन हुआ था 1 साल पहले, हाँ नी रिप्लेसमेंट हुआ था सर। हाँ, तो उसमें कोई नर्व दब गई उनकी, और उससे जो है उनके पंजे में बहुत पेन आता है, ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं। सर्जरी के बाद, हाँ रिप्लेसमेंट के जी, बाद। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सुइया चुभ रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर आ गया होगा। हाँ, तो मतलब पंजे में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, चिपचिपा। इंजरी ट्रीटमेंट दिए हो। हाँ जी, हाँ, और इंजरी के साथ में कितने दिन हो गए इंजरी ट्रीटमेंट देते। 5-6 दिन हो गए। बस, इनके साथ लैक्टिक एसिड दे दो, और एक ना वो 4 पैरा वाला कैल्शियम है ना, एंटी कैल्शियम, हाँ जी। वो दे दीजिए। फिलहाल अब इतने दीजिए, हेपरिन बाद में देंगे, फिलहाल ये और तीनों स ट्रीटमेंट दे दो। और सर उनकी बॉडी से ना पूरे ऐसी मतलब खुश्की रहती है, जैसे चोकर झड़ता है ना, इस तरह से निकलती है। इसमें से पूरी बॉडी में से ना उनको इतनी खुश्की आ गई है कि जैसे चोकर झड़ता है ना। ड्राइनेस हाँ जी, हाँ जी। ड्राइनेस है। एड्रिनल ग्लैंड, नेचुरल स्टेरॉइड की कमी है, जिसकी वजह से इनका नी जल्दी घिस गया, तो ठीक है। हाँ जी। नेचुरल स्टेरॉइड चाहिए, एडीआर चाहिए, एड्रिनल ग्लैंड, कार्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, तीनों चाहिए। तो क्या देना है सर? चक्रोपचार दे दीजिए, सबसे बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके। नमस्कार सर। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर एक मेरे भैया हैं जो हाँ 52 साल के हैं, हाँ उनको जी, दोनों एरी में सर दर्द रहता है
और उनको गोल ब्लैडर में 13.3 mm का स्टोन है और लेफ्ट किडनी में 6.3 mm का स्टोन है सर। उनके लिए सर सही सजेशन बताइए। सीवियर एसिडोसिस, सीवियर एसिडोसिस, पानी कम पीते थे पहले, ठीक पानी है, तो जी पहले कम पीते थे, अब उनके जी बाद डॉक्टर को दिखाए होंगे, पानी पीने के लिए बोले होंगे, पीना चालू किए हैं, जी ठीक है। पहले पानी की जी मात्रा बढ़ा दीजिए, एसिड जी ट्रीटमेंट दीजिए, और गॉल जो ब्लेडर है इसमें बाइल एसिड ज्यादा बन रहा है, क्रिस्टल ज्यादा बन रहा है, जी ठीक है। जी और उनको ठीक करने के लिए 12 लीवर 6 एडीआर दीजिए, एसिड ट्रीटमेंट के साथ 12 लीवर 6 एडीआर। जी और किडनी स्टोन के लिए किडनी का दीजिए 7 लीवर 0 7 म्यूकर 0। दर्द ज्यादा होगा तो 8 थाइमस चेस्ट दे देना, अन्यथा 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड ही देना। सर क्या बोले सर? 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0 उसके बाद 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड 8 चेस्ट 1 और पी हेपरिन। एसिड बढ़ा है, ए हेपरिन देना, ए हेपरिन देना, एसिड बढ़ा है। ए हेपरिन। हाँ नमस्ते जी, सर। फॉर एसिड। नमस्कार जी। अमन जी, अनम्यूट करो। हाँ जी, बोलिए अमन जी, आवाज नहीं आ रहा है। सर हाँ सर, हाँ। सर एक पेशेंट है 65 इयर्स की सर, उनको 15 साल पहले गैस का प्रॉब्लम हुआ था। वो डॉक्टर दिखाने गई तो सर उनको नींद का दवा दे दिया गया सर, वो भी 3 टाइम। तो नींद का दवा सर काफी टाइम चला, उसके बाद वो सर योगग्राम गई थी, योगग्राम में थोड़ा आराम मिला, फिर उनको बोला गया कि ये दवा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप दवा मत लीजिएगा। फिर सर दवा वो छोड़ दी, उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम बढ़ गया सर। तो अभी सर वो उसका साइड इफेक्ट हुआ है कि सर उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आता है अच्छा, और डिप्रेशन में है सर। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दीजिए, जी सर। है ना। इनके बाद पेट सेट करिए, और पेट सेट में आप ना 12 के सही दे देना, ठीक है सर। ठीक है। और इनके बाद 12 के सही एसिड निकाले है ना, फिर 12 के सही दे दो। और फिर 8 मेडुला के साथ में आप उनको फिर 12 के सही 6 एडीआर दे दो, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है सर। हाँ, बस ये दो, और साथ में हेड घिसाई। जी सर। हाँ, और ये नी करिए। घिसाई भी दिया सर आज उनको। हाँ, नी घिसाई दे दो, है ना। बैक ठीक आप है नी सर। का दे दीजिए तो भी चलेगा। बस और कुछ सर? बस इतने दीजिए। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा, प्रणाम सभी सर। के लिए एक था कि आज के सत्र जो है, आप एनएपी में अगर अच्छा रिव्यू देते हैं, एनएपी ग्रुप में न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार में अगर आप अच्छा मैसेज डालते हैं और उस पे जो लाइक आते हैं, जैसे कि किसी ने हार्ट दिया, किसी ने हाथ जोड़ा, किसी ने थंब किया, तो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर आएंगे तो अनूप सर का जो बहुत एडवांस लेक्चर है, जो जैसे मतलब मास्टर के जो लेक्चर है, उसमें से एक टॉपिक के ऊपर जिसको बोला जाता है हम डाउन सिंड्रोम के ऊपर, वो लेक्चर उन्हीं को केवल 10 लोगों को ही देंगे। मतलब जिनके सबसे ज्यादा है ना उसके ना मतलब न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार में जिनके रिव्यू आए रहेंगे और जिन पे सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया रहेगी, मतलब मैसेज के ऊपर प्रतिक्रिया की रहेगी, उन्हीं उन्हीं में से 10 को चुनेंगे। और अनुप सर चाह रहे हैं कि मतलब डाउन सिंड्रोम के ऊपर हो, और जिससे हम जितने भी हमारे सीपी चाइल्ड बच्चे हैं उनको ठीक किया जा सके। इस मुहिम के तहत हम उन्हीं को देंगे कि जो लोगों का सबसे ज्यादा अच्छा मतलब रिव्यू रहेगा, उन्हीं को दिया अभी जाएगा। मेरे पास 3 डाउन सिंड्रोम के पेशेंट आते हैं बच्चे। एक तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे, अब वो चल रहे हैं। अब चल ऐसा नहीं कि भाग रहे हैं, उनके मम्मी पापा लोग ढूंढते हैं कहाँ गया मेरा बच्चा, ठीक है। बहुत सुधार है, बोल नहीं पाते थे बच्चे, अब बोलना चालू कर दिए हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे उस आप लोग पास आसपास एरिया में होगा, तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा उस लेक्चर के माध्यम से, जो ट्रीटमेंट बताए जाएंगे उनके माध्यम से, ठीक है। तो ये आज का सबसे बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। इसके ऊपर लेक्चर आना है, तो ये लेक्चर आप लोगों के सहयोग से ही आना है। देख लीजिए ओंकार जी ने क्या बोले हैं, हाँ, इनके बातों तो को अगर फिर- फॉलो करते हैं तो हो भी सकता है। अच्छा सर, 2-3 है ना प्रश्न थे, हाँ। जैसे थे एक है ना, इन्होंने की पूछा था, पहले भी आपसे कई बार पूछ चुके हैं नीलेश जी। क्या? कॉन्ट्रोमेट्रिकल ट्रीटमेंट क्या आप बोल रहे थे?
देखते हैं, इनको बात करते हैं। ठीक है। और दूसरा है ना, इनका प्रश्न था नेहा भट्ट जी हैं बाहर से, भोपाल से नहीं, फॉरेन में रहती हैं। अच्छे। तो इनका क्या प्रश्न है मालूम है? अच्छा, नेहा जी, आपका प्रश्न था कि इंजरी ट्रीटमेंट कौन सा दे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंजरी ट्रीटमेंट बेहतर है? तो उसमें समझ के चलिए, जो 62 फिंगर गोल लीवर इंटू 3, उसके बाद आता है आपका 1 गोल 4 लीवर 4 चेस्ट, फिर सेकेंड स्टेप पे आता है 1 गोल 4 लीवर 4 थाइमस चेस्ट, फिर थर्ड स्टेप पे आता है 1 गोल 4 लीवर 8 थाइमस चेस्ट। यही ट्रीटमेंट ओरिजिनल इंजरी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट है तो मॉडिफाई किया हुआ है। अभी जिनके मैसेज में प्रश्न है केवल उनको लिया जा रहा है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। नेहा जी का एक और प्रश्न है कि अगर बहुत ज्यादा पसीने आते हो हाथ पैरों में तो कौन सा ट्रीटमेंट दूं? तो ये विथड्रॉल सिंड्रोम है, जिसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? विथड्रॉल ट्रीटमेंट ही देना है, नाम है विथड्रॉल ट्रीटमेंट, अब देना। हाँ, तो अभी के लिए एक ना रिसर्च किया गया है, ऑक्सीजन विथड्रॉल ऑक्सीजन, आचार्य जी वेद सत्र में बताए थे, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी ऑक्सीजन विथड्रॉल ऑक्सीजन दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और उसके बाद है स्वाति का, आज की क्लास बहुत अच्छी है। इसमें नहीं देना है रिव्यू, इसमें नहीं देना है, ये वाले मैसेज में आपको न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार में लिखना है। दो है गुरु की कृपा। अच्छा, इनको ना हार्पिक जोस्टर के लिए मैंने इंजरी और लैक्टिक एसिड बताया था। नहीं, सॉरी, इंजरी और टीटी एप्रिन। नहीं, इंजरी वायरल बताया था, लेकिन इनको कुछ आराम नहीं हो रहा है। देखते हैं ना, कई बार बताया। सिम्टम्स होगा। फॉर्मूला नंबर 4 आपको क्यों चाहिए रितेश चौरसिया जी? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, केवल आप अपने बात को रखिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। रितेश जी अनम्यूट होइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझा ही नहीं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, वो यूज करना है फार्मूला नंबर 4। ये जब 4 जो एब्डोमिनल सिस्टम में हम लोग डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करते हैं ना, तो इसमें बहुत सीवियर पेन हुआ करता था। 4 नंबर का दर्द जिसे बोलते हैं, छूने पर जो दर्द होता था ना, तो उसके लिए ये फार्मूला बनाया गया था। और जब ये पूरे दर्द ठीक हो गया था फार्मूला को देते देते, तो इससे आंखों का जो प्रॉब्लम है ना, वो भी ठीक हो गया था ये ट्रीटमेंट देने से। तो ये दोनों कंडीशन में देना है, जिनको पेट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो या जिनको आंखों का प्रॉब्लम हो, तो इन दोनों कंडीशन में आप उस रोगी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फार्मूला नंबर 4। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी, हो गया। ठीक है जी, 11:15 बज गए हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। आप लोगों को भी अपना काम ड्यूटी में जाना है सवेरे। अच्छा, तो आज के लिए किसी का प्रश्न था कि वो बच्चा है 5 साल का, उसको क्या है, पेट में वॉर्म है, कीड़े हैं। तो आप कुछ नहीं, क्वाडाइकोना प्लस दे करके ना आप 12 मेडुला इंटू 6 दे देंगे ना, तो भी आपका हो जाएगा। सुबह शाम यही ट्रीटमेंट दे देंगे ना, तो भी हो जाएगा। या तो ना, अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसा ट्रीटमेंट चुनिए जिसमें कुंडली आता हो, जैसे कि हमारा 20 हमारा आ गया, हमारा इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट है, जिसमें 20 13 6 आते हैं, या तो यूडीएफ ट्रीटमेंट है। तो ऐसे ट्रीटमेंट के बाद है ना, हम 12 मेडुला इंटू 6 दे सकते हैं। और या तो 12 मेडुला खाली है ना, हम किसी भी एक छोटे से डाइजेशन के ट्रीटमेंट के साथ ऐड करके ना, छोटा ट्रीटमेंट के साथ भी ऐड करके सुबह शाम दे देना। तो 2 से 3 दिन देने के बाद काफी आराम हो जाता है। और हमको देना है तो 10 दिनों तक 15 दिनों तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। हिचकी आने का कारण क्या है? तो हिचकी आने के कारण बहुत सारे होते हैं। इसोफेगस में अगर एट्रोफी हो गई तो भी आ जाता है, इसोफेगस अगर लूज हो गया तो भी आता है। आने के बहुत सारे कारण हैं। डायफ्राम और लंग्स के बीच एयर आ जाने की वजह से भी आता है। ठीक है। तो कंडीशन के अनुसार ट्रीटमेंट सेट करना है। रेडीमेड ट्रीटमेंट मैंने लेक्चर के आरंभ में ही बता दिया था। ठीक है। और कुछ पेशेंट बात छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनके लिए क्या करना है प्रभु जी? तो आपको वैदिक चिकित्सा सीखनी पड़ेगी सत्यनारायण जी से, जो वर्कशॉप हो रहा है। तो फिर नाड़ी झूठ नहीं बोल सकती ना, तो आप नाड़ी के माध्यम से भी बीमारी को ज्ञान कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके लिए आपको वैदिक चिकित्सा न्यूरोथेरेपी के साथ सीखनी पड़ेगी। तो पेशेंट झूठ बोले, कुछ भी बोले। और दूसरी बात, कला है ना उंगलियों में होनी चाहिए। पेशेंट कुछ भी बोले, जब पेन पॉइंट पे हाथ पड़ते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि किसको क्या दिक्कत है। और अभी के लिए क्षमा चाहेंगे कि आगे जिन्होंने भी हैंड रेस किया है उनका प्रश्न नहीं लिया जा सकता है। एक तो 11:30 बज गए हैं, और अभी इसके बाद से अब जो भी क्लास होंगे लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक होंगे। आधे घंटे का मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत हो जाता है। ठीक है, तो सभी को शुभ रात्रि।
हर हर महादेव। और आप लोगों को अनूप ऐसा सर, पता है क्या प्रणाम तो सर। आप लोग पंडित जी पंडित जी, एक चीज जो अनूप सर ने बताई थी, अनूप सर आपने बताया कि ये क्या फॉर्मूला बताया था? एक मिनट। फॉर्मूला नंबर 4 जो है एब्डोमेन में पेन है या आंखों के लिए, हाँ जी बोलिए बोलिए क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं नंबर 4 जो है एब्डोमेन पेन के लिए भी यूज करते हैं, आप? तो पूरे पेट में दर्द के लिए यूज करते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए? ऐसा तो पूरे पेट के दर्द के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा न्यूरोथेरेपी का एक सिद्धांत है और माना जाता है कि जब हमारे पैनक्रियास के इर्द गिर्द में कैल्सिफिकेशन हो गया हो, उसके कारण है ना पूरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द आता हो, मतलब इनडाइजेशन, जो भी हम खा रहे हैं उसका पाचन रस है ना रिलीज नहीं हो रहा है। किसके पास में? पैनक्रियास के इर्द गिर्द में ओके, अगर कैल्सिफिकेशन हो गया हो तो उसको तोड़ने के लिए फॉर्मूला नंबर 4 दिया जाता है, ऐसा एक पुरानी धारणा है। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना गड़बड़ हो जाए तो कहीं ना कहीं जो डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से ड्यूडिनम में नहीं जाएगा, उसके कारण भी पेट में दर्द आएंगे। तो पिछले 20 वर्ष से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जो सेवा कर रहा आवाज नहीं आ रही सर अभी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। तो लैपटॉप चालू करो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तो ठीक हो गया। प्रणाम सर। हाँ हाँ तो सर आवाज चली गई थी आपकी। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम तो बता रहा हूँ। हाँ जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी बोलिए आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था पंडित जी, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, जो बता रहे थे ना एब्डोमेन पेन के लिए। हाँ तो इसी ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए देते हैं, यानी कि जो 4 नंबर के दर्द होते हैं ना, जो पेन पॉइंट हम चेक करते हैं, जैसा हमने चेक किया 4 नंबर के दर्द होते हैं, उस दर्द को निकालने के लिए ही हम फॉर्मूला नंबर 4 देते हैं। कब कंडीशन में देते हैं? जब हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट दे दिए और उसके बाद भी दर्द नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में हम देते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत विलम्ब हो गया है, तो आशा करते हैं कि जब अभी जो दूसरा लेक्चर रहेगा वो शनिवार को रहेगा ना।